मॉर्निंग में हिकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और सेहतयाब होंगे। यही दुआ मेरी आपके लिए रोज़ाना। अच्छा, आज मैं एक बहुत ही आपको जो है इंटरेस्टिंग सी बात सुनाने लगी हूँ, जिससे आपका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज हो जाएगा परेशानियों के बारे में। तो होता ऐसे है कि लॉबस्टर का सबको पता होगा, जो एक बड़ा सा झींगा टाइप होता है जिसका सख्त सा शेल होता है, और उसके बारे में सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि उसको जब भी पकाया जाता है तो जिंदा पकाया जाता है। अगर आपने देखा हो तो इसको लॉबस्टर्स को हमेशा जिंदा बॉईल कर रहे होते हैं। मेरे आज तक इत्तेफाक नहीं हुआ लॉबस्टर खाने का, किसी का हुआ तो उसे बताओ। इसकी मैं आपको ज़रा आप बीती बताती हूँ। ये लॉबस्टर जब छोटा सा होता है तो इसका एक आउटर शेल होता है जो बहुत सख्त होता है, तो ये उसी के अंदर रहता है, उसी के अंदर खाता पीता है। फिर जब उसके अंदर से बॉडी बड़ा होना शुरू हो जाती है तो उसका शेल उसे तंग करना शुरू हो जाता है। तो जब वो बेबी होता है, उसको जब तंगी होती है, उसने बड़ा होना है, वो उसके अंदर हिल नहीं सकता, बिल्कुल उसके लिम्स स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि लॉबस्टर अगर अपने शेल से बाहर हो तो वो बहुत ज़्यादा नरम होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, और कोई भी प्रेडिटर, कोई भी बड़ी चीज़ जो है उसको फ़ौरन से खा सकती है, उसको नुकसान पहुंचा सकती है, उसे मार सकती है। तो जब वो उसके अंदर तंग होना शुरू होता है तो वो जाता है किसी पत्थर के नीचे, अपने आप को छुपाता है, अपना शेल जो है वो शेड करता है, उससे निकल आता है, तोड़ देता है, और फिर वहाँ पर वेट करता है कि उसका जो है नया शेल फॉर्म हो जाए। फिर वो बाहर आता है। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होना शुरू होता है तो फिर वो बीच में तंग होना शुरू हो जाता है, उसका शेल उसको कन्फाइन करना शुरू हो जाता है क्योंकि शेल उसके साथ नहीं बढ़ता। तो फिर वो जाता है किसी पत्थर के नीचे, कुछ दिनों के लिए छुप जाता है, अपना शेल जो है वो शेड करता है, फिर उसके ऊपर एक नया शेल आता है। ऐसे ही बार बार वो इस प्रोसीजर को रिपीट करता है, और एक दिन जब वो सबसे बड़ा हो जाता है, उसका फाइनल शेल वही होता है, फिर उसके अंदर वो अपनी बाकी जिंदगी बसर कर देता है। अब अगर जो लॉबस्टर है उसकी सबसे पहले तो वजह क्या है अपना शेल शेड करने की, कि वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो तंग होना शुरू हो जाता है, वो उसके अंदर से उसको तंगी होती है, उसकी सांस घुटती है, तो वो जाके अपना शेल जो है वो तोड़ के बाहर निकल आता है। अब आप सोचें अगर लॉबस्टर के डॉक्टर्स होते और जब उसको वो तंगी होती, उसका दिल बंद होता, उसके अंदर उसे समझ नहीं आती कि मुझे चीज़ तंग क्या कर रही है, वो एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एक नींद की गोली देता, उसे कहता तुम्हें एंग्जाइटी है, तुम्हारा दिल डूबता है, कोई बात नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स है, गोली लेके सो जाएगा और सब ठीक होगा। और वो लॉबस्टर उतना सा ही रहता और वो गोलियां खा खा के अपनी पूरी जिंदगी बदल देता। जब उसे तकलीफ होती वो एक पेन किलर खाता, जब उसे डिप्रेशन होती वो एक जो है कोई भी नींद की गोली खा लेता। तो क्योंकि उसको ये बाकी चीज़ें, पैसिफायर्स, गोलियां, दर्द को किस तरह ख़त्म करना है आर्टिफिशियल मीन से, ये बातें नहीं पता, तो उसको तकलीफ थोड़ी सी गुजारनी पड़ती है, उसको कुछ अरसा जो है छुपे रहना पड़ता है, लेकिन फाइनली जब वो निकलता है तो वो कंफर्टेबल होता है, उसके पास एक नया शेल होता है। यही मिसाल है इंसानों की। हम जब भी किसी तकलीफ में आते हैं, जब भी कोई हमें लगता है कि अच्छा अब कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, तो हम उसको डिप्रेशन कहना शुरू कर देते हैं। जी 2 साल हो गए, बच्ची की उम्र जो है 30 साल होने लगी है, शादी नहीं हो रही है, तो डिप्रेशन में चले गए हैं, समझ नहीं आ रही अब क्या करें, पेपर पास नहीं हो रहे हैं, घर में कोई रिश्ते ठीक नहीं है, बच्चे बात नहीं सुन रहे, छोटी छोटी काम से जो है अनएम्प्लॉय हो गए हैं, आप काम से निकाल दिए, तनख्वाह नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ गई है, बहुत सारे मसाइल हैं, ये बड़े जेन्युइन मसाइल है। लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमसे बर्दाश्त नहीं है, हम जरा सा अनकंफर्टेबल होते हैं, हम पहुंच जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जो है हमें उसके लिए कहता है अच्छा जी आपको परेशानी, आपको एंग्जाइटी, आपको ये मसला वो मसला, हमें गोलियां दे देते हैं और हम उसको वहीं पे दबा लेते हैं। कभी कभी आपको वो अनकंफर्टेबल होना, वो तंगी सहना, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तभी आप अपना वो शेल ब्रेक करेंगे और एक नया शेल जो है वो अपने इर्द गिर्द बनाएंगे और आप ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जो है उस सिचुएशन में से निकलेंगे। तो आज का मेरा आपके लिए मैसेज ये कि अपनी एंग्जाइटीज़, अपनी डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को एक पॉजिटिव मैनर में लें। बिल्कुल ये मसाइल हैं, ये मेडिकली ट्रीट भी हो सकते हैं, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो जवान बच्चों को हो जाती हैं, इतनी जल्दी एज में हो जाती हैं, उनसे अपने आप को गुजारें और उसमें से स्ट्रॉन्गर निकलें। यही जो है हमें ये छोटू लॉबस्टर साहब जो हैं ये सिखाते हैं। आज हम जो है अदरक और लहसुन डे मनाएंगे, और इसके फ़वाइद क्या होते हैं। हमारे हर खाने में अदरक लहसुन इस्तेमाल होता है, उसके बगैर पाकिस्तानी खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो इसके क्या फ़वाइद हैं, किस तरह ये बेनिफिशियल है आपके लिए, किस तरह इसको खाना है, पकाना है, इस्तेमाल करना है, ये हम आपको बताएंगे। और आपका काम ये है कि आपने मुझे बतानी है अदरक के ताल्लुक कोई मशहूर शेर, आपने मुझे सुनाना है कॉल करके। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0320088770 हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/महकती-मॉर्निंग-ऑफिशियल। हमारे गेस्ट हमारे साथ होंगे सबसे पहले AR ज़ैदी साहब, और मुझे जल्दी से ब्रेक ले लेना चाहिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि जब तक वो आएंगे हमारा मैच शायद ख़त्म हो चुका हो, जिस स्पीड से हमारी विकेटें गिर रही हैं। तो उनको भी मैं बुलाना चाहूँगी। हमारे साथ होंगे मियां नईम साहब, जो कि आज हमें बताएंगे ख्वाबों की ताबीर। हमारे साथ होंगी शेफ़ हिना,
जो कि आज अदरक लहसुन की कोई मजे की डिश हमें बना के दिखाएंगी। मेहरीन नरगिस जो कि हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बड़ी उनके सुपर हिट डाइट प्लान्स होते हैं हमारे शो पे, वो हमें बताएंगी। और हमारे साथ होंगी डॉक्टर अरमीला, जिनसे हम बात करेंगे रूखे सूखे बालों के ऊपर, स्पेशली जो डाइट और स्ट्रीकिंग के बाद आपके बालों का हाल हो जाता है, उनको किस तरह प्रोटीन्स के इस्तेमाल के साथ ठीक किया जा सकता है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया यार जैदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। शुक्र है हम जल्दी से वापस आ गए ब्रेक से, वरना मैच खत्म हो जाना था। जिस मेरा ख्याल इतनी जल्दी भी खत्म नहीं होगा, मगर जिस स्पीड से विकेटें गिरनी शुरू हो गई हैं वो थोड़ा सा एक लम्हा फिक्री है। बिल्कुल। अच्छा, और पिछले आई थिंक सो ये कोई 20 मिनट्स में हम लोगों की 3 विकेट्स एक साथ ही गई हैं। जी हाँ, आसद शफीक गया है और मेरा ख्याल है ये कारवां जो चलना शुरू हुआ है, ये एक बेवकूफाना रन आउट जो सरफराज अहमद ने अपनी विकेट थ्रो अवे की उसके बाद से शुरू हुआ। अच्छा, क्यों लगता है आपको बेवकूफाना रन? देखिए, बात यह जब एक सेकंड रन है ही नहीं है और आप उसके लिए दौड़ रहे हैं, और देखें लॉन्ग लेग के ऊपर खेला था उन्होंने, और वहां पे उनके नए प्लेयर जो ग्रैंड होम है वो फील्डिंग कर रहे थे। न्यूजीलैंड की फील्डिंग आपको पता दुनिया की बेस्ट फील्डिंग है, बिल्कुल। और उसने बिल्कुल विकेट्स के ऊपर थ्रो किया। अभी तक वो फ्रेम में नहीं आए थे सरफराज, ही वाज यार्ड्स अवे फ्रॉम द पॉपिंग क्रीज। तो मेरा ख्याल है अब उस रन को लेने की कोई जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अगर न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस की पहले हम थोड़ी बात करें, सो डू यू थिंक कि ये हम लोगों की जो बॉलर्स हैं इनकी थोड़ी कोताही थी, या फिर उनकी बैटिंग लाइन वाकई बहुत अच्छी है जो हमें स्कोर देके गए हैं, और इज इट अ गुड स्कोर? देखें, बॉलर्स की जो कोताही है इसको पहले लेते हैं। हम लोग शुरू से कह रहे हैं, देखें न्यूजीलैंड के अंदर इंग्लैंड की तरह की ग्रीन विकेटें हैं। अब जिस विकेट के ऊपर घास होगी वो सीमर्स को मदद करेगी। बिल्कुल। उसके लिए जरूरी है कि आप गेंद को पिच करें बैट्समैन के बिल्कुल सामने और स्विंग करें। बिल्कुल। अब आपके बॉलर्स क्या कर रहे थे, आपने देखा कि वहाब रियाज वन एग्जाम्पल, वो अपने पैरों में गेंद मार रहे थे और शॉर्ट पिच गेंदें कर रहे थे, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन थे उनको सेटल डाउन होने का मौका मिला और उन्होंने रन्स भी किए। अब आप देखें रॉस टेलर ने 100 रन्स किया यहाँ पे। इस टेस्ट में आने से पहले वो बीमार था, उसके आंख के ऊपर कोई फिंसी निकली हुई थी, जिसकी वजह से उसके सूजने की वजह से वो गेंद को सही नहीं देख रहा था, मगर आपने उसको सेंचुरी करवा दी। अब ये वो वीकनेसेस हैं जो कि कैपिटलाइज होनी चाहिए थी, इनको कैपिटलाइज, इनके ऊपर इनको अपने फेवर में नहीं कन्वर्ट किया गया। बिल्कुल, इसके ऊपर वर्क नहीं किया गया, प्लानिंग नहीं हुई इसमें। मे भी पता है कि शायद कप्तान ने सोचा हो, मगर आपके बॉलर्स ने कतई नहीं सोचा। अच्छा, हमने कहा था यासिर शाह को इस पे नहीं खिलाना चाहिए पिच पे, तो हमने अभी तक नहीं खिलाया है। देखें, जिस वक्त हमने पहले दिन भी ये बात की थी कि ये जो हैमिल्टन की विकेट है ये तकरीबन क्राइस्टचर्च की विकेट की तरह ही है। बारिश हो रही है, टिंज ऑफ ग्रास है और फिर सीमर्स को मदद करती है। आपने देखा कि न्यूजीलैंड के जो 4 सीमर्स थे उन्होंने बहुत अच्छी गेंद की। बिल्कुल। अब इन कंडीशंस के अंदर जब विकेट के अंदर स्पिन ना हो तो वहां पे यासिर शाह का काम खत्म हो जाता है। न्यूजीलैंड ने इस दफा ये किया कि ये जो सेंटनर उनका लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है इसको टीम में डाला। अब ये विकेट तो गिरगिट की तरह रंग बदल रही थी, बारिश हो रही थी तो ये सीमर्स की विकेट थी। आज 5वें दिन आपने देखा और चौथे दिन देखा, जरा सा सूरज निकला और विकेट जो है वो बैट्समैन की फेवर में चली गई। बिल्कुल। तो ये आज जिस तरह अचानक विकेट सेंटनर की सपोर्ट करना, सेंटनर ने 2 आउट जब तक मैं देख रहा था 2 आउट कर चुका था वो। एक उसने अजहर अली की विकेट ली थी, दूसरी उसने बाबर आजम की विकेट ली थी। बिल्कुल। तो आप देखिए कि वो स्पिनर जिसको हम पहले दिन कह रहे थे कि जनाब ये कोई इतना यूजफुल नहीं होगा, आज वो यूजफुल हो गया। और उसने पाकिस्तान की टीम के ऊपर 131 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं था और उसने 2 खिलाड़ी आउट करके एकदम प्रेशर पाकिस्तान की टीम के ऊपर डाल दिया। बिल्कुल, और फिर एक के बाद। अच्छा, आप कह रहे हैं इस वक्त विकेट जो है वो बैट्समैन की फेवर में है। अच्छी बैटिंग विकेट है आज। अच्छा, तो फिर हमारी बैटिंग लाइन क्यों नहीं काम कर रही? रेकलेस स्ट्रोक्स,
You think so? आप कि जिस it's not वक्त sensible cricket? आप देखें, बात ये, मैंने अभी आपको सरफराज के आउट होने की मिसाल दी। बिल्कुल। अब आप दूसरी देखिए कि अजहर अली ने 131 रन की पार्टनरशिप की हुई थी समी असलम के साथ। बिल्कुल। एक स्ट्रोक गेंद बहुत बाहर जा रही है, वो उसको ड्राइव करने जा रहे हैं, इनसाइड एज होता है और विकेटों के ऊपर गेंद लग जाती है। ये तो बैट्समैन की गलत स्ट्रोक थी ना, जिसकी वजह से विकेट लूज की। बाबर आजम 15-20 रन आपने किए, आप अच्छा खेल रहे हैं, मगर उसके बाद वही बात, सेंटनर की गेंद जो बाहर जा रही थी उसको आप ड्राइव करने गए हैं और गेंद अंदर के वाले एज बल्ले के हिस्से से एज होके विकेटों के ऊपर जा लगी। तो ये तो बैट्समैन की गलती है ना। अच्छा, एक और बात जो मेरे जहन में आती है कि हम लोग अपनी टीम में चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंटली लाते हैं विद प्लेयर्स। जो हमारे प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी पूरी टीम चेंज कर दी, ये तो कोई नई बात है। नहीं, वो हम तो आई एम सेइंग इन द लॉन्ग रन, मतलब इवन जो हमारी एक टीम है, कंसिस्टेंट टीम नहीं है। हम एक प्लेयर को, मुझे लगता है कि जब हमारा प्लेयर आता है, माय पर्सनल ओपिनियन, कि जब हमारा प्लेयर खेलने के लिए आता है तो उसको लगता है डू एंड डाई सिचुएशन, अगर मैंने अपने आप को प्रूव करना है तो भी इसी में करना है, वरना मुझे दोबारा तो कोई देखेगा नहीं। तो मैं पार्शली इस बात से एग्री करता हूं कि हमें अपने प्लेयर्स को मुस्तकिल खिलाना चाहिए। मैं मिसाल लेता हूं, आप ओपनिंग पेयर कर रहे हैं, भेज रहे हैं अजहर अली का और समी असलम का, आज 131 रन की पार्टनरशिप हुई है, क्रेडिट शुड बी गिवन टू देम कि वो अच्छा खेलें। बिल्कुल। मगर ये है कि कल अगर इनमें से कोई 0 पे आउट हो जाएगा या 15 पे आउट हो जाएगा, फिर हम एक नया पेयर ले आए। आपको पता है अभी तक हम पिछले 5 सालों में कोई तकरीबन 50 ओपनिंग पेयर चेंज कर चुके हैं। बिल्कुल सही है। तो ये टीम के लिए कोई अच्छी चीज नहीं होती। हमें जो प्लेयर आपके पास डोमेस्टिक क्रिकेट में स्कोर कर रहे हैं उनके ऊपर एतकाद और एतमाद करना चाहिए, ताकि देखें वो पाकिस्तान के लिए क्या करते हैं। अब देखें ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका 2-0 से होबार्ट टेस्ट मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज हार गया, उन्होंने 3rd टेस्ट में पूरी टीम चेंज कर दी और यंगस्टर्स को लेके आए, उन लड़कों को जो 18, 19, 20 साल के हैं। अब साउथ अफ्रीका सीरीज जीता हुआ है, मगर उन लड़कों ने आके टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को जितवा दिया। बिल्कुल। तो हमें अपने यूथ के ऊपर थोड़ा सा एतमाद करना पड़ेगा, उनको खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल। और एक प्लेयर को पॉलिश करने के लिए उसको 1-2 दफा अगर वो हार भी रहा है, उसकी बुरी परफॉर्मेंस है, यू हैव टू लेट इट गो। बिकॉज हमारे जो लेजेंड्स थे, जो हमारी टीम में, मतलब पहले हमें टीम में नाम फिंगर टिप्स पे याद होते थे कि दीज पीपल आर आवर हीरोज एंड दे आर प्लेइंग, और वो बड़ा अच्छा खेलते सिर्फ हमें याद है। अब वाकई अब अगर मैं देखती हूँ तो मतलब मुझे भी शायद अपनी पूरी टीम का नहीं पता, मुझे हमेशा कोई नया लड़का ऐसा लग रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, ऑस्ट्रेलिया का 3rd टेस्ट मैच हो रहा था और उस्मान ख्वाजा ने उसमें सेंचुरी की, और मुझे अफसोस ये हो रहा था कि उस्मान ख्वाजा इस्लामाबाद का लड़का है, ऑस्ट्रेलिया की उसने नेशनलिटी ली है और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा है। हमने उसको क्यों टैलेंट हंट स्कीमों में तलाश क्यों नहीं किया? बिल्कुल। और आज वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो हमारा टैलेंट है, हमें पहले देखना चाहिए था। हमने उसको यहाँ पे क्यों नहीं, पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया? इमरान ताहिर की मिसाल ले लें, पाकिस्तान की तरफ से वो लेग स्पिनर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था, बिल्कुल यहाँ पे उसकी दाल नहीं गली तो वो साउथ अफ्रीका चला गया, आज वो दुनिया का बेस्ट लेग स्पिनर बना हुआ। लाहौर का, ये पंजाब का लड़का है वो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी जो हमारा मैच चल रहा है, क्या उम्मीद है कि हम ड्रॉ कर सकेंगे? देखें, बात सुने, असद शफीक और यूनुस खान के आउट होने के बाद जरा जो पेचीदा सिचुएशन हो गई है, यू कैन लूज दिस टेस्ट मैच। आखिरी सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 1985 में जीती थी ड्यूनेडन टेस्ट मैच में, और 31 साल के बाद ये सिचुएशन आ रही है कि पाकिस्तान एक दफा फिर सीरीज तो हारेगा ही, क्योंकि हम लोग टेस्ट मैच तो जीत नहीं सकते, बराबर तो नहीं सकते। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है एक सीरीज हारने का इम्कान बनता जा रहा है। ऐसा क्या हो सकता है जिससे हम शायद, उसके लिए आपको आउटराइटली ये टेस्ट मैच जीतना था और उसके बाद सीरीज को ड्रॉ करना था, जो अब सिचुएशन नहीं लग रही है अब। लेट्स सी क्या होता है। एज वी हैव ऑलवेज सेड दैट पाकिस्तान्स टीम इज अनप्रेडिक्टेबल, कभी इन द गुड सेंस, कभी इन द बैड सेंस, बट इस वक्त जो ज्यादा चांसेस लग रहे हैं लीनिंग टुवर्ड्स, आई थिंक सो हम लोग लॉस ही हैं। देखें, कीवीज बड़े टफ फाइटर्स हैं। अभी आपने ही मुझे बताया कि 6 आउट हो गए, लेटेस्ट पोजीशन ये थी। अब देखें कि 131 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं, और आपके 6 खिलाड़ी आउट करके उन्होंने 5 अपने हक में पलट दिया। बिल्कुल। तो आप ये देखें, इससे पता चलता है कि बाकी टीमें जो हैं वो कितनी मेहनत करती हैं। बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि समटाइम्स यू डोंट लूज अ मैच, द अदर टीम विंस इट फ्रॉम यू। जी हां, बिल्कुल। तो ये वो वाली सिचुएशन हो रही है। तो लेट्स होप कि हम कुछ अच्छा कर सकें, और अब उम्मीद पे दुनिया कायम है हमारी। देखिए, मेरे लिए ये सीरीज इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि
देखें अब इसके बाद आपने अगला टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में खेलना है 15 दिसंबर को, और मुझे ब्रिस्बेन 2-3 दफा जाने का इत्तेफाक हुआ है। मैं उस टेस्ट ग्राउंड में भी गया हूँ और उस विकेट को भी जानता हूँ जिसको गैबा कहते हैं। ये एक गांव है ब्रिस्बेन के आउटस्कर्ट्स में जिसको वुलन गैबा कहते हैं। अच्छा। वहां पे ये टेस्ट ग्राउंड है, हिस्टोरिकल ग्राउंड है और दुनिया की तेज तरीन विकेट है इस वक्त। अच्छा। और जब आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट मैच वहां पे खेल रहे होंगे और न्यूजीलैंड से अल्लाह ना करे 2-0 हम हार के गए, तो देखिए कि ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स उस तेज तरीन विकेट के ऊपर तो आपको नहीं खेलने देंगे। नहीं खेलने देंगे, बिल्कुल। सो अगर आप थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड होकर ही जाते तो दैट वुड हैव बीन बेटर फॉर द टीम। तो मेरे नजदीक इस वक्त 15 दिसंबर भी बहुत जरूरी है क्योंकि गैबा टेस्ट मैच जो 15 दिसंबर को शुरू होगा। तो सैयद जैदी साहब आप हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह 15 दिसंबर को भी, और हम तब जो है आई होप कि किसी बेहतर मैच की बात कर रहे होंगे यहाँ पर जो हमारे हक में होगा। लेकिन तब तक उम्मीद की दुनिया कायम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ज्वाइन किया है हमारे सबसे फेवरेट एस्ट्रोलॉजर मियां नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूं। सबसे पहले तो आज मुझे मेरी मेकअप आर्टिस्ट सफीना माशाल्लाह उसका जो है एक बहुत ही स्पिरिचुअल सफर स्टार्ट होने वाला है, वो उम्रा पे जा रही है माशाल्लाह। और उसने हमें, अगर आपको याद हो, महीना एक पहले कहा था कि मैंने ख्वाब देखा है सो मुझे पर लगे हुए हैं और मैं उड़ रही हूँ और फिर हना काबा है और मैं उसका तवाफ करती हूँ। तो आपने मुझे कहा था कि उसका कोई बुलावा है, कोई स्पिरिचुअल जर्नी है जो शायद हो जाए। बिल्कुल अचानक उसका प्लान बना है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी थैंक यू कह रही। अभी प्रोग्राम से पहले हम दो दोस्त बाहर बैठे बात कर रहे थे, तो मैं यही कह रहा था कि अल्लाह ताला ने ना इंफॉर्मेशन सिस्टम इंसान के अंदर दिया है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, इंसान चूंकि अकल और शऊर रखता है तो वो बहुत सी चीजों को उस तरह सोचता नहीं है। मैं मिसाल की बात कर रहा था कि जानवरों के बारे में कि ये इंस्टिंक्ट उनके अंदर बहुत स्ट्रांग होती है और जापान में दुनिया में सबसे ज्यादा जल्जले आते हैं। बिल्कुल। अभी तक कोई ऐसा पैरामीटर मिल नहीं सके डिवाइस के जो 100% प्रेडिक्ट कर सके कि कब कोई ऐसा होगा। हाँ। लेकिन अब उन्होंने जानवरों रखे हुए हैं, बर्ड्स रखे हुए हैं जिनके बिहेवियर्स को नोट करके वो आने वाले ऐसी नेचुरल जो अफ्ताद हैं उनसे वो पता चलता है। अच्छा, वाह। वो फील करते हैं। उसी पे एक स्टोरी छोटी सी क्विकली मैं आपको बताऊं कि 1930 में जो कोयटा का जल्जला आया था उसके बाद बहुत से लोगों ने स्टोरीज लिखी थी जिन्होंने अपने बर्ड्स के बिहेवियर, क्योंकि वो पार्टीशन का टाइम से पहले की बात है, गोरे भी थे, पाकिस्तानी भी पढ़े लिखे थे, उन्होंने बताया कि उस रात मेरा परिंदा, कुत्ता, गधा, इनकी अजीब व गरीब कैफियत थी। अच्छा। एक बंदे ने तो लिखा कि मेरा तोता इतना परेशान था कि मजबूरन मैंने उसका पिंजरा खोल दिया और वो उड़ गया। अच्छा। तो नेचर ये सब को बताती है। बिल्कुल सही। इंसान के अंदर भी वही सिस्टम है, लेकिन चूंकि हम शऊर रखते हैं और शऊर रखते हैं तो अपनी बेतहाशा लॉजिक और प्रेशर बड़े होते हैं, इसलिए उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं करते। कभी कभी कहते हैं ना अकल ही आपकी दुश्मन बन जाती है, कि आपको इतना शऊर है कि आपके वो जो आपको इंस्टिंक्ट आ रहा होता है, गट फीलिंग को हम जो है वो नहीं करते। मैं कहती हूँ मर्दों से ज्यादा ना खवातीन में होती नहीं, हाँ, क्योंकि वो ना उनको फौरन पता चल जाता है कि अभी ऑफिस में है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। और उसके बाद जो है ना वो शक हमेशा सही निकलता है। हाँ, बिल्कुल मैं तो कहती हूँ ये खवातीन जो है ना बड़ी तेज होती है। अच्छा, मुझे याद है जब वो 8 अक्टूबर का जल्जला था ना जो इस्लामाबाद में आया था, तो उसके बाद एक मशीन सेल होना शुरू होगी थी छोटी सी, कि डिवाइस आप फिक्स कर ले तो ये आपको ना जल्जले से 5 सेकंड पहले अलर्ट कर देगी। मैंने कहा 5 सेकंड में बंदे को अलर्ट हो वो कि उसको तो वैसे ही शल हो जाएगा, अभी तो होने लगा है कुछ। ऐसी कोई चीज ऐसा कोई चीज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो इंसान ऐसा जालिम है कि वो हर चीज में मार्केटिंग ढूंढ लेता है, बिजनेस ढूंढ देखें लेता जरा है। कसम से, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जब मतलब वो आई थिंक सो कराची एयरपोर्ट जब लॉकडाउन हुआ था सब कुछ, तो उधर भी लोगों ने जिनके पास अपने स्नैक्स वगैरह थे उसके स्टॉल लगा लिए थे। आप सोचो, मैं बड़ा ही बेरहम है इंसान ना जब अच्छा, आती है मैं ना। फिर वही सिविलाइज्ड और अच्छी नेशंस की बात करता हूँ कि जापान में जब सुनामी थी, आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंटल स्टोर ये थे, क्यू थी, लाइन लगी हुई थी, हत्ता कि जिसका छोटा बच्चा 6 महीने का था और वो प्यासा था वो भी लाइन में था। देखें कोई पेन की कोई अफरा तफरी नहीं थे। और मैं सोशल वर्क पाकिस्तान में जल्जले पे हम जाते रहे, देखते रहे, तो आपको पता है वेलफेयर के ट्रक लूट लिए जाते थे। बिल्कुल। एनी हो, ये तो हमारी द सैड स्टोरी है, लेकिन बहुत ज्यादा लोग डोनेट भी करते हैं। पाकिस्तान को वन ऑफ द
टॉप जो चैरिटेबल नेशंस है वो कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चैरिटी की जाती है। और अभी रिसेंटली एक तहकीक हुई है जिसके अंदर पाकिस्तान को सबसे लीस्ट रेसिस्ट नेशन भी कहा गया है। तो जो अच्छी बातें हैं वो हमें अप्रिशिएट करनी नहीं, बिल्कुल चाहिए adaptability वाकई। बहुत ज़्यादा। लेकिन हैं कुछ ऐसे लोग जो करते हैं सबको, जो बदनाम करते हैं, हमें प्लीज सुधर जाओ, मैं तो ये कहूँगी। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। जी सुनत, मुझे मियाँ साहब से बात करनी है। जी जी जी, कीजिए। मियाँ साहब, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है कि उसकी शादी कब होगी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 23 जून 1988। अच्छा जी, 23 जून 1988। अच्छा जी। जी। अच्छा, अभी आपने उसकी कोई मंगनी वगैरह तो नहीं की? क्योंकि अभी नहीं उसका नहीं, कुछ भी नहीं। एक जगह हाँ। बात हुई थी, निकाह होने वाला था बस परसों ही, लेकिन मैंने वो इसीलिए खत्म हो आपसे कहा कि अभी अगर मंगनी की भी है तो शादी अभी नहीं है। उनकी शादी जो है वो बेसिकली जो उनका पीरियड बन रहा है वो नवंबर 2017 के बाद है। गया। अच्छा और मेरा मशवरा भी ये है कि उससे पहले कीजिएगा नहीं। और ये प्रपोजल और इसका साइकिल भी जो स्टार्ट होगा ना, जिसमें मंगनी या बात होती है, तो ये भी जून से शुरू होगा, जून अच्छा। 2017 से। इसीलिए इससे पहले 2013 यानी 3 साल पहले अगर ऐसी कोई बात हुई भी थी तो वो फाइनल नहीं होती, ब्रेकअप होता है। ओके। जी तो ये आप 2017 कह रहे हैं, नवंबर 2017 में इसकी शादी जी होगी। जी, इंशाल्लाह उसके बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। अच्छा जी, ख्वाब शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल। मैंने ख्वाब में देखा कि परिंदे आजाद कर रही हूँ और वो उड़ रहे हैं। रुमेसा रावलपिंडी से पूछती हूँ। असल में पता क्या, ये ऐसा दिखाई देता है जैसे इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, अच्छा। पाबंदी हैं, और उनकी वजह से उनकी जिंदगी में बहुत सी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पा रही। और लाशौरी तौर पे यहाँ पे बर्ड जो है ना, वो उसकी अपनी जात है। अच्छा। ठीक है। वो जो जिसका ये ख्वाब है ना, यहाँ परिंदा उसकी अपनी जात है, और वो जात अपने आप को किसी कैद में महसूस कर रही है और उससे निकलने के लिए फड़फड़ा रही है। और यहाँ कोई स्टेप, कोई कदम, कोई ख्वाहिश ऐसी है जो पूरी नहीं हो पा रही। तो ये बेसिकली उस परिंदे की शक्ल में अपनी ही उस जात को देख रही है और एक एफर्ट और एक कोशिश है कि वो किसी तरह उससे निकल जाए, निकले और वो पास देख लें। अच्छा, एक और ख्वाब जो है, जो मुझे भी दोस्त ने किसी ने सुनाया था, कि ख्वाब में देखा कि एक काले काले हाथ है, ठीक है, और जो है ये सामने बैठे हुए, और जब वो काले हाथ देखते बिल्कुल स्याह, कहते कि इतने ज्यादा काले थे कि उसके ऊपर ना नकल्स भी नहीं नजर आ रहे थे। तो वो फौरन से सिगरेट जलाते हैं, जलाने के लिए हाथ को, कहते उसी वक्त ना पीछे से शक्ल नमूदार होती है बिल्कुल ठीक से, और वो डेविल जिस तरह हम इमेजिन करते हैं ना कि हॉर्न्स भी हैं और आंखें बिल्कुल सुरख हैं, ठीक है। तो कहते हैं इतना ज्यादा हॉल पड़ा ना उसके बाद देख के उसको कि पसीने के साथ उठे। उसका क्या मतलब है? अच्छा, यहाँ पे मैं चीज बताऊं, शैतान को देखना ख्वाब में कुछ, हाँ। ये ख्वाब ऐसा सच कोई मानी नहीं रखता, ये कोई मानी नहीं रखता। कुछ भी नहीं अच्छा। है। उसकी वजह ये है कि लाशऊर में छुपा हुआ किसी वक्त का कोई खौफ था। अच्छा, जिस दिन ये सोए हैं उस दिन सोने से पहले हो सकता है कि इनको कोई सफोकेशन, कोई खांसी या उस चीज की कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, वो जब होती है तो ब्रीदिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन बॉडी में जब लो जाती है तो इस तरह के फियरफुल ख्वाब आते हैं, जिसके बाद स्वेटिंग के साथ आंख खुलती है। अच्छा। ये नेचर का एक प्रोसेस इसलिए है कि आप हड़बड़ा के जब उठते हैं, लंबे सांस लेते हैं, जब आप लंबे सांस लेते हैं तो बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है। इंटरेस्टिंग। बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है। अच्छा। ये नेचर का जगाने का और उठाने का सिस्टम है। इसलिए इस ख्वाब ये बेसिकली इस वक्त वो जिस उस स्टेट ऑफ माइंड में उस वक्त जब ख्वाब देख रहे थे, उस वक्त इनके जिस्म को उसकी जरूरत थी और इसलिए उसके जरिए उसे इसलिए वो जगाया जो, गया। अच्छा ये तो आपने बड़ी सही बात की, क्योंकि मेडिकल साइंस कहती है कभी कभी जब आप सोने लगते हैं तो आपको एकदम से एक झटका लगता है, ऐनी जो आपको लगता है कि आप गिरने लगे हो या कुछ, तो वो भी आपकी बॉडी जो है उसको ऐसे लग रहा होता है कि आपकी बॉडी मर रही है, कि वो उसे बिल्कुल rest जो है, चाहिए। हाँ, क्योंकि वो आपकी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, हार्ट रेट बिल्कुल कम हो जाता है, तो कभी कभी बॉडी को समझ नहीं आती कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो सोने का टाइम नहीं होता, तो आपको वो झटका देती है। तो ये बड़ी इससे क्लोजली रिलेटेड है। मैंने वही कहा ना कि ख्वाब महज एक कोई पूरी सरार चीज नहीं है, ये इमोशनल, साइकोलॉजिकल, मेडिकल, इसमें बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बिल्कुल। अच्छा, हम कॉलर ले रहे हैं कि हम ब्रेक ले रहे हैं जी? हाँ जी, हम यास्मीन प्लीज हमसे बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है सुंदर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे आज सेगमेंट है, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम जा रहा है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। सवाल जी आपका कैंप से। जी, मेरे में ये नीम साहब से हुए है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 12 दिसंबर जी 1996, ठीक है। ओ 69। 69 ठीक है जी। जी, मैं अपनी जिंदगी के आगे के बारे में, यानी एक प्रॉब्लम है या किस तरह आगे अच्छा हुआ है।
आपकी जिंदगी बेसिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम है आगे जाके, यानी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट का साइकिल स्टार्ट हुआ है, लेकिन जिस तरह आपकी ख्वाहिशात उसके मुताबिक नहीं हुआ, ये अगले 1.5 साल तक मजीद रहेगा। अप्रैल 2018 के बाद कंफर्टेबल होता है जी इंशाल्लाह। थोड़ा सा सब्र करना है और आपने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। हमारे 7 खिलाड़ी आउट हो गए हैं और आई होप कि इस प्रोग्राम के दौरान ही हमारा मैच खत्म ना हो जाए, वरना 7 अफसोस करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मीरा ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बहुत हसीन लग रही हैं। थैंक यू वेरी बहुत मच। अच्छी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे। अच्छा जी, हम ख्वाबों पे तो बात करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा अगर आप हमें कुछ, क्योंकि हम आज अदरक लहसुन डे भी मना रहे हैं, पाकिस्तानी डे, उसके बारे में कुछ बता दें। सुंदस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप स्किन के हवाले से मेरे से पूछेंगे तो मैं आपको कोई स्पेसिफिक बात इससे रिलेटेड मास्क या ऐसी चीज़ें नहीं बताऊंगी, बट जनरली ये है कि ये जो दोनों चीज़ें हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा कॉमन पाकिस्तानी खानों में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन विंटर्स में अगर इसको आप यूज़ कर लें, जो हम लोगों के घरों में ग्रीन टी बनती है उसमें अगर थोड़ा सा अदरक डाल लें, हनी, थोड़ा सा अगर 1 कतरा लेमन का डाल लें, 1-2 ड्रॉप्स डाल लें, तो आपका गला बड़ा ठीक रहता है। ज्यादातर लोग इसको इसी चीज के लिए यूज करते हैं। वेट लॉस के लिए भी जो टी वगैरह इस्तेमाल की जाती है, गर्म पानी पीने, उसमें भी कहते हैं कि आप थोड़ा सा अदरक के 2-3 टुकड़े डाल के बॉईल करके पी लें, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, थर्मोजेनिक है, मतलब हीट प्रोड्यूस करता है, बीएमआर अप करता है, वेट लॉस में इस तरीके से हेल्प करता है। ये दोनों चीजें आपके कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करती हैं, क्योंकि जो लोग पेशेंट्स हैं कोलेस्ट्रॉल के या हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि वो लहसुन उनको कहा जाता है कि वो अपनी डाइट में खासतौर पर शामिल करें, रॉ फॉर्म में, हार्ट पेशेंट्स को भी स्पेशली जी, और रॉ फॉर्म में शामिल करें, मतलब कुक्ड फॉर्म में नहीं शामिल करें। या तो उसको विनेगर में डाल के रख लें और एक उसका जो पीस है या एक क्लोव जो है वो हर रोज इस्तेमाल किया जाए, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत कंट्रोल रहता है। जाहिर है जब आपका मेटाबॉलिज्म अप होगा, आपके टॉक्सिन्स बॉडी से निकलेंगे, तो आपकी स्किन में शाइन आती है और ग्लो आती है, दैट्स फॉर श्योर। इसके अलावा इन दोनों चीज़ों को मैंने जो सुनने में आया वो ये कि लोग इसको बालों में भी इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनको एलोपेशिया एरियाटा या बाल चर की बीमारी, इसमें पूरा कॉइन की तरह बाल निकल जाते हैं ना सर पे से, वो वाले जो पेशेंट्स आते हैं वो हमें बताते हैं कि हमें किसी ने टोटका बताया था या कहीं पर उन्होंने ये सुना था कि ये क्लोव अगर एक गार्लिक का उसको बालों में लगाएं तो उससे बाल ग्रो करते हैं। अब वो क्यों ग्रो करते हैं? वो वहां पर रब करते रहो ना अगर गार्लिक को, तो उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये थोड़ी सी वहाँ पे स्किन इतना एसिडिक होता है कि वहाँ पे थोड़ी सी इरिटेशन करता है स्किन की। जब इरिटेशन करता है तो वो प्रोसेस जो है वो बालों का बजाय कि बाल खत्म करे वो रिवर्स हो जाती है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस, वहां पर वो बाल उगाना शुरू कर देता है। अच्छा। मतलब जो इन्फ्लेमेशन है वो बाल की जड़ से हट के वो ट्रिगर हो जाती है, डाइवर्ट हो जाती है टुवर्ड्स द स्किन। अच्छा। तो स्किन को इरिटेट करता है और बालों को वहां पे रीग्रोथ होती है। ये देखने में भी आया और ये हम लोग टेक्स्ट में भी पढ़ते हैं। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि जो फॉलिकल साल से ज्यादा डेड हो चुका हो ना, उसको मतलब डेड हुए 1 साल गुजर गया, फिर उसके बाद उसकी कोई उम्मीद नहीं है दोबारा जी। जो एलोपेशिया एरियाटा के पेशेंट्स होते हैं उनके बालों की रीग्रोथ हो सकती है, लेकिन जो दूसरी किस्म के एलोपेशिया है जिसमें स्कारिंग हो जाती है उसमें रीग्रो नहीं करते। लेकिन लोगों से मेरी दरख्वास्त यही है कि देखिए टोटके जो है ना उनको आप लोग फॉलो जरूर कर लें, घर पे जो सेफ चीजें वो जरूर कर लें, लेकिन इस तरह की सिचुएशन है तो पहले डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, पहले डॉक्टर को दिखाएं। क्योंकि मैं इसीलिए बहुत ज्यादा इसको बताना भी नहीं चाह रही थी, मैंने आपको पहले भी कहा था, क्योंकि हम लोगों का देखना बहुत जरूरी होता है पहले एक नजर। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने जो है पहले कंसल्ट जरूर करना है, हम बाकी आपको देसी टोट के साथ साथ बताते रहेंगे, वो आप टेंशन ना लें। अच्छा जी, ख्वाब हम डिस्कस करें तो आप भी सुने, बड़ा मजा आएगा आपको, इंटरेस्टिंग ख्वाब होते हैं। मैंने ख्वाब में देखा कि कोई शख्स मुझे किसी कुएं में धकेल रहा है और उसमें पानी सूखा हुआ है, खाली कुएं में धकेल रहा है। मैं बहुत ज्यादा चीख रही हूँ लेकिन कोई नहीं आ रहा मेरी मदद को। शाजिया अहमद, फैसलाबाद से। बिल्कुल ठीक। अच्छा, यहाँ पे ऐसी कोई एडवाइस या कोई ऐसा मशीर है आपके इर्द गिर्द जिनके इन्फ्लुएंस की वजह से आप किसी मुश्किल में परेशान फंस सकती हैं? अच्छा। और पर्टिकुलरली यहाँ मैं बताऊंगा कि जिन्होंने ये ख्वाब देखा है, कि अगर ये जॉइंट फैमिली में रहती हैं, इन्हें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी फैमिली में एक की बात दूसरे की बात तीसरे को ऐसी कोई बात ना करें।
उसकी वजह यह है कि हो सकता है कि जो इसको ये अपनी बेस्ट फ्रेंड समझ रही हैं, इनकी जिसे कहते हैं खैर खा, हाँ। वो ऐसा कोई मशवरा दें जिनके मशवरे की वजह से इनके लिए जिंदगी में आगे मसाइल हो सकते हैं। अच्छा, तो ये आपको वार्न कर रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं। ना मशवरे पे जो है ना अमल ना अच्छा, यहाँ करें। दो चीजें मैं बताऊं। कुएं में पानी नहीं हुई बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, जब कुएं में पानी होता है और आप शिद्दत से गिरेंगे तो इम्पैक्ट चोट का कम है, सर्वाइवल चांसेस ज्यादा हैं। जब एक हाइट से आप नीचे जब गिरेंगे तो वहां पे इंजरी फैक्टर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। तो ये बड़ा अहम ख्वाब है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा। तो उसमें फिर बचत नहीं है, वो लॉस होगा रिलेशनशिप का। अच्छा। इसलिए उसमें एहतियात की जरूरत है। तो ये आपने सुन लिया है, आपने जो है जरा कान खोल के, मैं तो कहती हूँ मशवरा ना सिर्फ अपनी माँ का मतलब एक मानना कान चाहिए। बंद रखें क्योंकि वो और आपको एक कान तकलीफ में खुला नहीं देख रखें। सकती है ना। एक कान बंद रखें, एक खुला रखें, बस। अच्छा। अंदर की बात अंदर रहे, हाँ। निकले ना, ना उसका इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक। और वैसे भी जो आपने बात की ना, इधर की बात उधर, ये वैसे ही नहीं करना चाहिए, एमी मसाइल लेकिन ये create होते हैं, इंसानी क्यों नहीं? फितरत है, होती है। बहुत सी चीजों को हम कहते हैं ऐसा नहीं, लेकिन ये भी इंस्टिंक्टिव है, फितरत का एक हिस्सा है। बात होती है हर माशरे में, सब जगह करते हैं बैठ। अच्छा नईम साहब, उस दिन हम सारे दोस्त आपस में डिस्कस कर रहे थे, मुझे याद भी आ गया, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बिल्कुल जैसे सोने वाले होते हैं तो आपको विस्पर की आवाज आई हो कान के बिल्कुल पास? बिल्कुल आती है। ठीक है, मुझे तो मेरे साथ 2 दफा ऐसा हुआ है, मेरा दिल मुझे लगता है उसमें बंद हो जाएगा कि वो ऐसा लगता है कोई बिल्कुल कान के पास कुछ विस्पर करके भाग गया। और ये हम सबके साथ हुआ था। इसका क्या मतलब होता है? वो आप ना नींद में होते हो ना जागे होते हो? नहीं, मैं बेसिकली आपको बताऊं, हाँ। जिस वक्त आप नींद की कैफियत में होते हैं ना, मैं फिर वही बात, ब्रेन हमारा बहुत जबरदस्त चीज है। बेसिकली हमारे इर्द गिर्द जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, अब जैसे विसल, डॉग विसल है, आप नहीं सुन सकते, हाँ। डॉग सुनता है। बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल, मुझे आवाज नहीं आएगी, आपको आएगी। होता है ये कि जब हम नींद की कैफियत में होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है उसके अपने जो सेंसर्स हैं वो डिफरेंट तरह बिहेव करते हैं, स्लो डाउन होते हैं। उस वक्त जो इर्द गिर्द कोई फ्रीक्वेंसी है वो हो सकता है कि वो कैच कर रहा हो, अच्छा, वो सही। कैच करे। जबरदस्त जबरदस्त। उस वक्त मुझे लगता है कोई कुछ कह के भाग गया हाँ। और उस वक्त आपका बिल्कुल देखो ना, रेडार्स ऑन है आपके उस टाइम। है ना, रेडार्स आपके है ना, वो alert होते मिलियंस इस वक्त सिग्नल है हमारे पास, मिलियंस हैं। एक खास डिवाइस सुन रही है, मेरा मोबाइल बजेगा, मैं ही सुनूंगा, आप नहीं है। सो इंटरेस्टिंग। ठीक है ना ये। तो ये ब्रेन बेसिकली, ये सारी इजादात भी किससे, ब्रेन से निकली। ब्रेन से। अच्छा, ये भी बड़े मजे की बात है। अगेन मुझे एक बात याद आ गई, कहते हैं कि जब आप सो रहे हैं ना, अगर 3 लोग भी सो रहे हैं और कोई आके आवाज देता है मीला, तो बाकी 2 नहीं उठेंगे, सिर्फ जिसका मीला नाम जो है है ना, वो ब्रेन क्योंकि वो रिसीव कर लेता है वो सिग्नल कि अच्छा ये सिर्फ मेरे लिए आया है ना। हालांकि आप सो रहे होते हो तो कोई मैं भी वही कह हो रहा हूँ ना सकता कि है। ये फ्रीक्वेंसीज जो है ना, सारी आवाज की, चीजों की, वर्ड्स की मैच है। हाँ उसके बिल्कुल। साथ हमारे वो साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुंदर, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं सना लाहौर से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी सना, आप 2 पूछिए। थैंक यू। डेट ऑफ बर्थ लिखिए 22 मार्च 1964। जी। और हमें घर की शिफ्टिंग के लिए ना प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, मुझे उसके बारे में गाइडलाइन लेनी थी। पाइसिस साइन है आपका, ठीक है। और शिफ्टिंग के बारे में प्रॉब्लम इसलिए फेस करने पड़ रहे हैं कि अभी आपका शिफ्टिंग का टाइम बना ही नहीं है, ठीक है। और ये फरवरी में कंफर्टेबली आपकी शिफ्टिंग होगी, उससे पहले नहीं होती, फरवरी और मार्च के करीब जाकर। अच्छा, उससे पहले नहीं हो सकती। ठीक थैंक है, यू सो मच। नो प्रॉब्लम जी। दूसरा सवाल तो नहीं पूछना? चलिए, एक ही सवाल पूछना था। ठीक है जी। अच्छा, ख्वाब में अपने आसपास बहुत तेज खुशबू महसूस होती है जो खत्म ही नहीं हो रही। Good. ख्वाब देखने के बाद सर में शदीद दर्द रहता है। जुनैरा रहमानाबाद से। अच्छा, खुशबू और ख्वाब। अच्छा, यहाँ पे खुशबू वो वाकई नहीं है, ये उनकी फीलिंग है कि मुझे खुशबू आ रही है, अच्छा, ठीक है, वो आ रही है। और उसके बाद सर में दर्द। अगेन यहाँ पे मैं फिर वही बात करूंगा, सर में जब दर्द होता है ना, उस शदीद दर्द, ये उनकी मेडिकल कंडीशन है। अच्छा, ये ख्वाब का कोई नहीं है, मेडिकल कंडीशन है। मेडिकल कंडीशन ये शो कर रही है कि कोई ना कोई एलर्जी या कोई ऐसी चीज है सोते वक्त जिसका वो शिकार होती है। हेलुसिनेशन भी है, लेकिन ये जो रीजंस है ना उसकी, जैसे भी हमने पहले ख्वाब में बात की कि ऑक्सीजन, वो जो ख्वाब था बेसिकली जो जगाया जाता है खौफ के साथ, तो वो बेसिकली नेचर प्रोसेस है। आपको इंडिकेट करता है फौरन उठो, लंबे सांस लो, ऑक्सीजन दिल कम मिल रही है ब्रेन को, वो ख्वाब है। यहाँ पे भी यही ऐसी चीज है, एक बात। और सेकंड चीज ये कि अपना सोने का पोस्चर थोड़ा चेंज करें। जैसे हो सकता है कि इनका पिलो जो है मोटा हो, भारी हो, उसकी वजह से भी सर दर्द और ये सारी चीजें इन्हें होती हैं। ये छोटी छोटी इंडिकेशन है। अगर तो सिर्फ ख्वाब में खुशबू देखती और दर्द ना होता, उसकी बानी कुछ और थे। लेकिन जब ये दर्द हो रहा है तो ये शो कर रहा है कि आप अपने लाइफस्टाइल को, सोने के अंदाज को थोड़ा सा चेंज करें।
वो तब्दील करके देखें, ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। मैंने ना इस तरह की कोई ताबीर कहीं सुनी थी, खुशबू नहीं बदबू पे थी वो, कि मैं जब सोती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा बदबू आती है। उसकी ताबीर में लिखा था आप आउज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें कि ये शैतान है आपके आसपास, आप बस ये करें तो वो जो है ना वो खत्म हो जाएगी एंड एवरीथिंग। और ऐसा होता है, ऐसे होता है, मैं बिल्कुल। यही कहने लगा था, बिल्कुल ऐसा होता है। इसलिए अगेन क्योंकि ये रिलीजन जो है ना, बेसिकली कोई भी रिलीजन जिसकी भी जो प्रैक्टिस करता है वो भी एक सिस्टम है जो आपके सिस्टम को अकॉर्डिंगली चेंज करता है, बिल्कुल ठीक है ना, वो चेंज करता है। तो इसलिए ऐसी चीजें करने से वो चीजें बेहतर होती हैं, ठीक होती हैं। बिल्कुल। अच्छा, फेथ इज सो इम्पोर्टेंट। अभी हम बात कर रहे थे कि जो ज्यादातर चीजें होती है, अगर हम जादू की बात करते हैं, सब कुछ जो है तो ये है, मतलब हम लोग इसका जिक्र Believe है और करना। हमें बिलीव है, लेकिन इसमें बिलीव करना इतना इम्पोर्टेंट है। मतलब कुछ जो वहमी लोग होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा वहम होते हैं, उनके ऊपर बहुत जल्दी जादू हो जाता है, ठीक है, और जैसे उनको पता चल जाए अच्छा ऐसा नहीं था तो ठीक भी बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, ये इसका इस हद तक है, मैं आपको बताऊं, इवन डॉक्टर साथ हमारे बैठे और मीरा हैं। बात ही नहीं करी इस बारे में हमसे। नहीं, आप Do देखिए you believe कि in आपके Mira? यहाँ In पेशेंट all of आते this? हैं, अगर आप उन्हें थोड़ा मोटिवेट करती हैं, उनकी अटेंशन डाइवर्ट करती हैं, कोई ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें पेन फैक्टर ज्यादा है, लेकिन अगर उनकी अटेंशन किसी और तरफ डाइवर्ट करके और ये बता के कि इसका कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, आप फील करेंगे आपके पेशेंट को उसका इम्पैक्ट कम आता है, बिल्कुल। ठीक है ना। ये ब्रेन, वही बात हम जब कर रहे थे ना, उसको रजिस्टर करता है। अच्छा, ये हत्ता बड़ा कि मजे मैं का। कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं कि जो फिजिकल, मैं भी इससे गुजरा हूं कि माइनर एक सर्जरी थी मेरी, और मैंने कहा मुझे लोकल ना लगाओ, ये ब्रेन पावर्स को चेक करने के लिए। तो बड़े अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा लेट्स ट्राई, अगर बड़ा माइनर है, अगर हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। मेरी वाइफ भी मेरे पास खड़ी, क्या कर रहे हो? मैं कहा लेट्स ट्राई। अच्छा, एक सर्टन लेवल पे मुझे स्टार्ट हुआ, उसके बाद मैंने अपने ब्रेन को वहां से डाइवर्ट कर लिया कि मैं यहाँ नहीं हूँ, अच्छा, आई एम नॉट देयर, ये मेरे साथ नहीं हो रहा, और नहीं फील हुआ फिर? नहीं फील हुआ। मेरे साथ तो ऑपोजिट हुआ है। मुझे तो मेरे डेंटिस्ट कहते हैं कि हाथी का दांत भी सुन्न हो जाता है जितने इंजेक्शन मैंने आपको लगा दिए, और मैं उन्हें मुझे अभी भी फील हो रहा है, मुझे अभी भी फील हो रहा है। उन्होंने 3-4 इंजेक्शन मुझे लगाए, क्योंकि वो अकल दाढ़ निकलनी थी, और मैं उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे फील हो रहा है। और एंड में वो कहते हैं बेटा ये मेडिकली पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, मतलब यू नो कि आपको फील हो। आप उतनी फोकस्ड पेन पे हाँ, और थी। मैं उधर ही असल मैंने कहा चीज़ नहीं है। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और फिर उन्होंने कहा अच्छा अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, अभी हो रहा है। मैं कह रही हूँ हाँ हाँ हाँ, और वो निकाल चुके थे मेरा दांत। यू नो कि वो इतना ज्यादा मैं पेन नहीं फोकस थी होता, वो उस पे। पेन नहीं होता, वो सिर्फ टच सेंसेशन या वो जो काम अंदर हो रहा है ना, वो उसकी आपको वाइब्रेशन throughout से पता feel चलता वो है। जो हो उसकी रहा होता है कि क्रंच क्रंच की आवाज होती है ना, वो जो वो अभी सारी तक मेरे सेंसेशंस नहीं मेरा आपको जाती मेरे हैं। साथ एग्जैक्टली ऐसा, ये बड़ी प्रैक्टिस है हमें कि हम उस कैफियत से अपने आप को डिटैच करें। वो प्रेशर हो सकता है, वो आपका डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, जब इंसान ये प्रैक्टिस कर लेता है जिंदगी। या अभी डेंटिस्ट की बात की तो मेरी भी ये प्रैक्टिस थी, तो मैं उस प्रोसेस के दरमियान सो गया था। आप ना Then you have to बेहतरीन be है very रहीम साहब, ये जो है ना ये मैं कभी भी नहीं ये कर तो सकती। नहीं हो सकता, मैच ये खत्म हो normal गया हो। हमारा, मैं मुबारक वही हो मैं सो सबको। गया था, ऊपर टीवी लगा हुआ था और डॉक्टर प्रोसीजर कर रहा था, और आप और मैं उसके बाद सो गया। यार ये अब ठीक पराठे है, ले ऐसे होना चाहिए सबको। आप लोगों को मैं जो खबर दे दूं कि हमारा मैच खत्म हो गया। कितने रन किए हमने फाइनल? हार गए हैं, बस रन्स बताने के क्या है, क्या ही बताएं, हम हार गए हैं। तो हम इसी बात पे जो है एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। थैंक यू सो मच रहीम बहुत साहब, शुक्रिया। आपको इस सोगवार खबर के साथ मैं आपको रुखसत कर रही हूँ, सॉरी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया यहाँ पर हिना ने, और हम मजेदार चीजें बनाने जा रहे हैं कि मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ से लवाजमात से। क्या बना रहे हैं? बिल्कुल, लवाजमात से ये है कि आज जिंजर गार्लिक डे सेलिब्रेट हो रहा है। उसकी अफादियत तो डॉक्टर साहब बता रही, लेकिन उसको यूज के लिए मैं बताऊंगी। हम जो है जिंजर के साथ बनाएंगे स्टिर फ्राई, थाई स्टिर फ्राइड चिकन नूडल्स हैं, एग नूडल्स हैं विद जिंजर। उसके साथ एशियन जिंजर ड्रेसिंग बनेगी, ठीक है। नूडल्स ये आपके सामने 2 रेसिपीज हैं बेसिकली, और जो दूसरी है वो है फ्रेंच फ्राइज, गार्लिक फ्राइज, गार्लिक फ्राइज विद गार्लिक मायो ड्रेसिंग। दोनों बहुत आसान है, बहुत क्विक सी हैं। ऑयल आपने गरम कर ली, ये तो मैं फ्राइज के लिए गरम कर रही हूँ। पहले मैं आपको नूडल्स की रेसिपी बता देती हूँ। ये एग नूडल्स हैं, मार्केट में मिलते हैं। ये नहीं पसंद तो आप दूसरे जो रेगुलर आप खाती हैं स्पेगेटीज वो यूज कर लें। इसके साथ हम क्या करेंगे, हमारे पास ये वेजिटेबल्स कटी हुई, आपको जो जो पसंद है ना वो डालें। कैबेज है,
कैरेट है, कैप्सिकम है, अनियंस हैं। अच्छा थाई है, थाई वाले आपको पता है बहुत स्पाइसी खाना खाते हैं, स्वीट एंड Sweet। सावर तो एंड मुझे स्पाइसी। हाँ रेड चिली बर्ड्स तो मिले नहीं, तो मेरे पास पाकिस्तानी ग्रीन चिलीज हैं, ठीक आजकल है। ये भी बड़ी तीखी आई हुई है। उसके साथ ये हो गया। हम क्या करेंगे, एक जो ड्रेसिंग बनाएंगे, आपके पास सोया सॉस हर घर में ही होती है, ऑयस्टर सॉस ये इम्पोर्टेड भी है, लोकल दोनों मिलती है। ठीक है इम्पोर्टेड जो है उसका ये फायदा होता है कि वो इस्तेमाल कम होती है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ठीक है सोया सॉस मेरे पास डार्क सोया सॉस है। दो चीजें ये होगी, दोनों में नमक है तो हम इसमें नमक नहीं ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास है क्रश रेड चिली, केजन स्पाइस मैंने अपने पिछले प्रोग्राम से बताया हुआ है, जो इंग्लिश और पाकिस्तानी हर्ब्स का मिक्सचर होता है, ये बना बनाया भी मिलता ठीक है। है। अच्छा ये हो गया। इसके बाद थोड़ा सा है हमारे पास बेसल। ठीक है इसके अलावा चूंकि जिंजर के साथ है तो ढेर सारा जिंजर, चॉप जिंजर है। ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा चिकन का कीमा, ये सिर्फ बॉयल किया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं ऐड, सिंपल बॉइल्ड चिकन का कीमा है। जबरदस्त। साथ साथ स्टार्ट कर दे क्योंकि ये सिर्फ फटाफट से स्टिर हो जाएंगी। ठीक है अच्छा ये आपको ड्रेसिंग के लिए मैं आपको बता दूं, ये है मेरे पास ऑलिव ऑयल। ठीक है ये मैंने एक बॉटल में इसलिए डाला हुआ है कि मैंने सब कुछ इसी में ही ऐड कर देना है, और मैं चाह रही थी कि आप ये इसी में ऐड कर देंगे। जब आपको यूज करना है आप इसको अच्छे से शेक करें ठीक और है। यूज कर लें। अब मेरे पास है ये हनी, चूंकि थाई ड्रेसिंग मीठा है, जरूर होता है मीठा इसमें। थोड़ा सा, हाँ, ठीक है तो मैं प्रेफर करूंगी हनी। ये मेरे पास देखिए हाफ कप के करीब ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ठीक है आपको पता है इसको हम कुक नहीं करते, अगर करें भी तो बस कुछ सेकंड्स के लिए ही है। ठीक है ये हमारे पास चला गया हनी। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा ये चॉप जिंजर। ठीक है जब तक वो गर्म हो रहा है तो ये इसकी ये सब recipe- कुछ हमने इसी में मिक्स कर ये दिया। हमने सब कुछ इसी में मिक्स कर दिया है। ठीक है जिंजर चला गया इसके अंदर। इसके अंदर मैं पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करूंगी क्योंकि इसमें हनी है। ठीक है। अच्छा ये हमारे पास है ऑयस्टर सॉस, सोया सॉस, ये मैं थोड़ी थोड़ी हाफ टी स्पून के करीब दोनों ऐड कर दूंगी इसके अंदर ही। ठीक है अच्छा यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा जिंजर, ग्रीन चिली और मिंट, ये तीन चीजें हैं, ये भी इसी के अंदर जाएंगी। ठीक है। थोड़ी सी ऑयस्टर ये सॉस, तो हम पूरी ड्रेसिंग बना रहे हैं। ये एक ड्रेसिंग है, ये बना के आप रख लें, बस ये आपकी यूज हो जाएगा। ये है सोया सॉस, ठीक है ठीक, ये है क्रश रेड चिली, स्पाइसी, जबरदस्त। जितना आपको स्पाइस रिक्वायर्ड है ज्यादा डाल दें। ज्यादा डाल दूं। और ये है ग्रीन चिलीज और मुंह जिंजर में पानी और आ रहा है मिर्च। मेरे ठीक है। ये सारा थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ठीक है अच्छा ये है एप्पल साइडर विनेगर, जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स के लिए, सैलड्स के लिए बहुत यूज होता है। ठीक है ठीक है। ये मैंने ऐड किया इसमें 1 स्पून। अगर आप चाहें तो व्हाइट सिंथेटिक विनेगर भी यूज कर सकते हैं, ना आपकी करें, choice ना है। करें, apple cider अच्छा ये vinegar use फ्रेश करें। लेमन जूस, ठीक है फ्रेशली स्क्वीज्ड। ठीक है बस ये सब हो गया। अच्छा और सुंदस इसको आपने अच्छे से करना है शेक। ठीक ठीक है। अच्छा उसके साथ जो ये हम बनाएंगे आलू फ्रेंच फ्राइज, ये हाफ बॉयल करके आप रख लें, टाइम कम होता है घर पे, मदर्स जो हैं, वर्किंग वुमेन्स जो हैं, उनके लिए तो बिल्कुल ही शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है। ये मैंने बॉयल करके रख ली है, आप थोड़ी हेल्प करें, जरूर, इसको जरा जरूर, अच्छे से शेक करें। ये एक ड्रेसिंग बन जाएगी। उसके साथ मैं पहले ये बता दूं ताकि इसका काम थोड़ा सा लंबा है। ये हाफ से थोड़े से कम बॉइल्ड जो है ना पोटैटोज हैं, बिल्कुल फुल बॉइल्ड नहीं है। फुल बॉइल्ड इसलिए नहीं है क्योंकि जब ये इसमें ऑयल में जाएंगे तो ये और हो जाएंगे। ठीक है जबरदस्त। अच्छा ये गार्लिक पाउडर, दो हमारे पास जो पाकिस्तान के 2 ब्रांड्स हैं, दोनों के पास है ये ठीक है गार्लिक पाउडर। आपकी चॉइस है, आप डालना चाहें तो डालें और ना डालना चाहें तो भी आपकी मर्जी है। ठीक है इसके साथ ब्लैक पेपर, इनोवेशन आपकी मर्जी है जो आप करना चाहते हैं। जबरदस्त। थोड़ा सा सॉल्ट। अच्छा फ्रेश गार्लिक, इसमें थोड़ा सा मैं फ्रेश गार्लिक भी ऐड करूंगी। ठीक है ठीक है। साथ साथ मैं सुंदर सी भी स्टार्ट करती हूँ ताकि हम ये बना हो दें गया ये भी। बस? हाँ हाँ ये मिक्स हो गया। जब हम बाद में इसको ड्रिजल करेंगे आप देखिएगा ये कितना अच्छा बन जाएगा। ये है मैदा, सिंपल, जो आपके पास फ्लावर होता है। ठीक है। ये स्पाइसी, अभी हमने कुछ भी नहीं डाला और अच्छी से स्मेल आ रही है। ये स्पाइस आपने जितना करना है ना इसको आप अपनी मर्जी से कर सकती हैं। ठीक है ठीक। अच्छा फ्लावर लगाने का मकसद ये है कि इसमें बड़ा अच्छा सा एक क्रिस्प आ जाएगा ऊपर। ठीक है जबरदस्त। ये जो घरों में माएँ हैं ये बनाकर इस तरह रख लें बॉईल करके, और ये आपके पास स्पाइस हैं। अब मैंने इसके अंदर से भी थोड़ा सा डाला है सॉल्ट और ब्लैक पेपर और गार्लिक। अब आप अगर चाहें इसमें एक केजन ऐड कर दें, ये आपको बताने के लिए।
ठीक है। बच्चे अगर स्पाइसी पसंद करते हैं, या बड़े भी मूवी देखते हुए फ्रेंच फ्राइज खाने हैं, तो आप थोड़े से इसमें धड़ा मिर्च ऐड मैं कर यहाँ दें। पर वेलकम कर लेती हूँ मेहरीन को भी, ताकि उन्हें मैं जो है कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं सुनते? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे लग रहा है अर्मिला मेहरीन आपको खाना जो बन रहा है यहाँ पे? बहुत मजे का फ्रेंच फ्राइज वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, और आज जिंजर के जो ये फ्रेंच फ्राइज बन रहे हैं बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, और बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि कैसे बनेंगे। अच्छा, मुझे तो एक्साइटमेंट इसकी है, क्योंकि मुझे एक जगह है जहाँ पे सॉसेस ही सॉसेस होती हैं, इफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब हम सैंडविच बनाते हैं तो मैं उनकी सारी सॉसेस जो है ना उसके अंदर भरवा लेती हूँ, ठीक है, ये भी डाल दें वो भी डाल दें, और ये बड़े मजे की लग रही है कि सैलड के ऊपर आई थिंक सो सॉस ही होती है, जिससे बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट आ अच्छा जाता सुंदर, ये जो फ्रेंच फ्राइज है इसके साथ गार्लिक मायो हम बनाएंगे। ठीक है। मैंने एक दफा शवारमा यहाँ पे बनाया था, तो मैंने उसमें ये इस्तेमाल की थी। अगर ठीक है। किसी ने देखा होगा तो उनको याद डेफिनेटली होगा। ये आम मायनीज है और ये फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक है। ठीक है। ब्लैक पेपर थोड़ा सा ऐड करेंगे, और हम इसमें विनेगर यूज करेंगे। ठीक है। ठीक, इसको हम ये एक डिप बना के रख लेंगे। ये आपकी मल्टीपर्पज काम आएगी। आपने रोल पराठा बनाया, आप उसमें लगाएं। आपने शवारमा बनाया, आपने पिज्जा के साथ खाना है इसको, इसके आप पिज्जा की जो है ना साइड पे फिलिंग कर सकते हैं इसके अंदर ठीक है। लगा के, और ये बहुत ही मजे की यमी सी बनेगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक फटाफट कॉलर- स्टिर फ्राई। हमारे साथ एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम, आप इसमें डालिए, हम साथ साथ दिखा हाँ, रहे हम साथ साथ स्टार्ट करते हैं। हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं करनी बात। कॉलर किधर गई? आई डोंट अस्सलाम वालेकुम। नो। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और प्यारी सी सुंदर कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज बहुत आप जबरदस्त शो कर रही हैं, और जो ये आज रेसिपीज बना रही हैं यकीन कीजिए बहुत जबरदस्त और बहुत डिफरेंट है। मैं तो जरूर ट्राई करने वाली हूँ। बस जरूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे इतनी अच्छी इसकी स्मेल आ रही है, तो आप ट्राई करके मुझे बताइएगा कैसे लगा। जी मैं ये बताऊंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो रेसिपी बना रही हैं ये जरूर आपने फेसबुक पे जरूर डालनी है। ठीक है जी। ये जरूर डालनी है। और आज आपने जो मुहावरा पूछा है ना, वो ये होगा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। क्या बात है, ये एक्सप्लेन भी कर दें, इसका मतलब क्या है? एक्सप्लेन तो मैं नहीं कर सकती, मैंने बस सुना हुआ है। बस सुना मैं, किसी को बस मतलब सुना आता है इसका? अर्मिला आपको मतलब आता है इसका? और जो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब उसका टेस्ट नहीं है ना, उस बेचारे को तो नहीं सेंस ना कि अदरक क्या चीज होती अच्छा, उसको ये पता नहीं है कि अदरक का टेस्ट कैसा होता है। ठीक ठीक ठीक। तो जब आपको कोई बात समझ ना आ रही हो, या आपने कभी एक्सपीरियंस ना की भी हो, तो तब कहते हैं कि फिर आप वो बंदर है, इसको अदरक के स्वाद का नहीं पता। ठीक ठीक, थैंक यू, आपने हमसे मुहावरा जो है शेयर कर लिया। यहाँ पर हम स्टर फ्राई कर रहे हैं। अच्छा सुंदर, एक चीज और है कि आप चाहे तो आप इसको स्टिर फ्राई ना करें। ठीक है। अच्छा, हाँ। ये सारी मैं वेजिटेबल्स इकट्ठी ही ऐड करूंगी, क्योंकि ये बड़े क्विक सी रेसिपी है। ठीक है। और ये फटाफट से बन जानी है। स्टिर फ्राई ना करना चाहें आप ना करें, ऐसे ही इसको आप मिक्स कर लें एज अ सैलड। आप ऑलिव ऑयल ड्रिजल करें और इसको आप ऐसे ही बना लें। हाँ। ठीक है। और ये मेरे पास चिकन का कीमा है। ये आपको जो चीजें ढेर सारी लग रही है ना, जब ये बनाने लगेंगे ना तो ये फटाफट से हाँ खत्म हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या डालें? और ये जिंजर, चूंकि जिंजर के साथ है तो चॉप जिंजर। ड्रेसिंग हमने अलग से बनाई हुई है। ठीक अब है। ये वही चीजें जो बार बार यूज हो रही हैं। ठीक है। थोड़ी सी सोया सॉस। अच्छा, कुछ चीजें मैं बोलती हूँ ना, आप अंदाजे से इस्तेमाल करें, क्योंकि हर एक का टेस्ट बड डिफरेंट होता है। ठीक है। ऑयस्टर सॉस। अच्छा, ये दोनों बहुत चूंकि नमकीन है, आपने थोड़ा सा ख्याल करना है कि नमक आप कि बहुत नमक ज्यादा ना डालें। ठीक। ब्लैक पेपर जितना आपको स्पाइस रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये क्रश रेड चिली। थाई का मैंने आपको बताया कि थाई वाले बहुत स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। बिल्कुल। और ये ग्रीन चिली चलेगी। ठीक है। अब आपने अगर इसको एज अ सैलड बनाना है तो आपने इसमें चूंकि ये ऑयल का इस्तेमाल सिर्फ ऑलिव ऑयल होगा। ये मेरे पास ऑलिव ऑयल लाइट था जो मैंने यूज़ किया। ठीक है। वैसे आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है इसलिए। और जिंजर और गार्लिक जो दोनों है ना, वो तो वैसे ही सेहत के लिए अच्छे हैं। गार्लिक आप सुबह निहार मुँह खाएं, और वो ब्लड प्रेशर आपका लो करता है, खून आपका पतला करता है। और जिंजर टी बड़ी अच्छी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। जिंजर टी आप घर पे चाय बनाते हैं, कभी ट्राई करके देखें कि उसमें थोड़ा सा ना जिंजर ऐड कर दें, एक टुकड़ा हाँ। बॉईल करते वक्त, और उसमें 2-3 आप ऐड कर दें सिनेमन स्टिक्स। ये इतना उसको मजे का दम लग पे रहा है ना, दे दें। देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा मेहरीन, मुझे बताएं न्यूट्रिशनल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं जिंजर और गार्लिक की, तो पहले जिंजर की। सुंदर, इस तरह से है कि जैसे हम हमेशा कहते हैं कि जिंजर बेसिकली है क्या, मतलब जिंजर एक प्लांट है जिसकी हम रूट को जब निकालते हैं तो वो हमारे पास जिंजर, और इसी तरह से हमारे पास लहसुन की जो है तो बात आ जाती है। अब एक अरसे से, सदियों से इन दोनों को ना सिर्फ खुराक के लिए इस्तेमाल किया गया, बल्कि इनको मेडिसिन के तौर पर भी यूज़ किया गया।
और जैसे मैं ज्यादातर पेशेंट केयर की बात करती हूँ या पेशेंट्स के साथ में हम डील करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी जो आजकल हमारी डिजीजेस कॉमन हुई हुई हैं, जैसे हाइपरटेंशन हमारे पास है, डायबिटीज है, इसके अलावा जो है लिवर प्रॉब्लम्स लोगों में बहुत ज्यादा चल रही हैं, या फिर ओवरवेट, ओबेसिटी जो बहुत तेजी से, हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम जिसमें लोगों का बॉडी बीएमआर बहुत ज़्यादा स्लो होता है, उन तमाम चीज़ों में एक होम रेमेडी के तौर पे आप लहसुन अदरक दोनों का जो है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस इसमें ये चीज़ है कि जितने भी हमारे पास कॉन्टिनेंटल फूड्स हैं या जो चाइनीज़ आइटम्स हैं, इटालियन डिशेस हैं, वहाँ पर जिंजर और लहसुन इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते जितना कि एशियन या इंडियन खानों में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। रीजंस उसका ये है कि हमारी जो खानों में ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल होता है, ऑयली आइटम्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तरकारी नुमा, सालन नुमा जो हमारे खाने ज़्यादा बनते हैं, उसमें एक हमारे मसाला भूनते हुए जो पहली चीज़ हम अपने खाने में डालते हैं वो डालते हैं ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें हम ऐड करते हैं। लहसुन के बगैर तो हमारे खाने बनते ही नहीं है। जितने भी हमारे हैदराबादी, पाकिस्तानी, इंडियन जो हमारे देसी जो हमारे खाने हैं, उसकी एक बेसिक रेसिपी में जिंजर और लहसुन जो है वो शामिल होता है। और इसका रीजन ये है कि जो ऑयली आइटम्स होते हैं उन तमाम चीज़ों की डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जो खुराक हमने इतनी हैवी आइटम्स खाए हैं उसको डाइजेस्ट करने में ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। फैट को डिपॉजिट नहीं होने देती हमारी बॉडी में, क्योंकि हम लोग के बड़े फैटी खाने होते हैं, तो उसी के लिए हमारी जो बेस लाइन जो होती है, बुनियादी तौर पे मसाला भूनते हुए इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। फैट को डिपॉजिट नहीं होने देता, कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करता है, शुगर को जो है तो कंट्रोल करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है जो आगे जाके फैट को मतलब उसको मेटाबोलाइज करती है, तो बाइल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा, हमारे गल ब्लैडर को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है ये तमाम चीजें। तो हमारी एक जितनी भी किस्म की, जैसे जिंजर टी की इन्होंने बात की, हिडाने बहुत मतलब अच्छी चीज है और होम रेमेडी है। आप सर्दियों में दिन में 4 से 5 मरतबा आप जिंजर टी का इस्तेमाल करें, या वैसे ही आप 1-2 आप काट के काश इस्तेमाल करें। हलीम के ऊपर भी हम डालते हैं। बिल्कुल, और मीला ने भी हमें कुछ बताया था कि थर्मोजेनिक भी है, व्हिच मींस के जिनको ज्यादा जल्दी ठंड लग जाती है, जो कहते हैं ना बच्चों को सीना गर्म रखें, तो उसके लिए भी अगर आप ये जिंजर टी पियेंगे तो उससे आपके जो है वो तासीर, क्योंकि उसकी गर्म होती है, तो आई थिंक सो उससे जो है आपका वो भी ठीक रहेगा। फिर इसके ऊपर हम दोनों स्पाइसेस के तौर पे भी हम इनको यूज करते हैं, तो हमारी पाकिस्तानी रेसिपीज में बहुत इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और यूं भी जैसे हलीम के ऊपर हम काश डाल देते हैं, छोटे छोटे से पीसेस काट के हलीम के ऐड करते हैं, उसका रीजन ये होता है कि डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। अच्छा, मैंने एक देसी टोटका भी कहीं पढ़ा था कि जिन लोगों को बहुत ज्यादा गैस रहती है, पेट में दर्द रहता है, वो भी अगर ये पेस्ट जो होता है जिंजर और गार्लिक, अदरक लहसुन का पेस्ट, वो अगर 1 टीस्पून खा लें तो उससे वो बिल्कुल आराम आ जाता है। मस्कुलर पेन के लिए खत्म होता है जिंजर बेसिकली, लेकिन उसके बाद आपके मुंह में रह जाती है फॉरएवर। मस्कुलर पेन के लिए बहुत इफेक्टिव है। जिन लोगों को स्पोर्ट्स करते हुए अचानक से कोई एकदम से क्रैम्प उठ जाते हैं, या फिर जिम करते हुए कोई हैवी लिफ्टिंग आपने की है, एकदम से आपको कोई मसल पुल हो गया, मस्कुलर पेन को रिलीव करने में, या किसी भी किस्म का अगर आपको कोई एब्डोमेन पेन हो रहा है, या कोई भी आपको लग रहा है कि कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है, वहां पर आप इसको 1 या 2 आप इसकी आप लोग जो है तो यूज कर सकते हैं। बेशक आप जिंजर को टी में ना डालें, वैसे ही 1 या 2 पीस आप उसके इस्तेमाल कर दे, चलते फिरते चबा लें, वो बहुत इफेक्टिव है। या कोई जख्म हो जाता है, कोई वूंड बन जाता है, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है इसका, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है, वहां पर भी इसकी जिंजर की पेस्ट बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। फंगल है ना, फंगल इफेक्ट है। ठीक है, जबरदस्त। हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो गई है यहाँ पर ऑलमोस्ट, बिल्कुल सुंदर सी रेडी है, दोनों आपके सामने है। ठीक, और ये जो हमने सॉस बनाई है ये आपके सामने एशियन जिंजर ड्रेसिंग, वो भी, और ये दूसरी जो हमने गार्लिक मायो बनाया है, दोनों आपके पास घर में हो, आप बना के फ्रिज में रखें और यूज होंगी आपकी दोनों चीजें। ये हमारी दोनों रेसिपीज यहाँ पे तैयार है, साथ में हम सॉसेस भी डाल रहे हैं। टाइम है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फौरन वापस आ रहे हैं।
हम हैं अपने एवरीडे के काउंटर पे, एवरीडे के ढाबे पे और बनाने जा रहे हैं हम एवरीडे की खास मिक्स चाय। महरीन, आपने सुना होगा कि जब भी एवरीडे का इस्तेमाल होता है तो हमारे दिमाग में यूजुअली आता है कि सेपरेट टी होगी जिसमें अलग से जो है एवरीडे होगा और जो है अलग से पत्ती होगी एंड एवरीथिंग। लेकिन कौन कहता है कि एवरीडे से नहीं बन सकती है मिक्स चाय? आज मैं आपको बना के दिखाऊंगी। एक्सपर्ट्स की भी ये नंबर 1 चॉइस है और आज महरीन आपको मैं सिखाने जा रही हूँ खास मिक्स चाय। लेकिन आज की खास बात ये है कि हम ये एवरीडे की खास मिक्स चाय को जिंजर के साथ बनाएंगे। अच्छा। जो हम उस वक्त से बात कर रहे हैं कि किस तरह जो है आप जिंजर इसको, टी। हाँ जिंजर टी जो हमने बात की थी कि क्योंकि सर्दियां हैं और एक वार्मिंग टी होती है, ये आपका सीना गर्म रखती है, आपको ठंड लगाने से बचाती है। तो एक तो आप बनाएं जबरदस्ती मजेदार से एवरीडे की चाय और उसके अंदर इफादियत भी डाल दें। अच्छा, खास मिक्स चाय बनती है 3 स्टेप से और पहला स्टेप ये है कि आपने पानी रखा बॉयल होने के लिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि किफ़ायत शुआरी की एग्जाम्पल भी बेस्ट एवरीडे ही है, क्योंकि एक साशे बनाए आपकी 3 कप चाय। तो अगर आपने ज़्यादा नॉर्मल चाय पीनी है तो ये 3 कप बन जाएगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ी पी रहे हैं तो आप उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डाल दें, लेकिन नॉर्मल चाय, अच्छी सी ज़बरदस्ती चाय जो है वो बनाए एवरीडे 3 कप एक साशे से। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपने पानी को रखा, इसके अंदर हल्का सा जब जोश आ जाए तो उसमें आपने डाल देना है पत्ती। स्ट्रॉन्ग टी पीती हैं आपके? बस स्ट्रॉन्ग टी डिपेंड Strong tea? करता है। ठीक है, तो अगर ज्यादा हम थकावट हो फिर स्ट्रॉन्ग ही चलती है। जबरदस्त 3 कप चाय बना रहे हैं हम, तो इसमें हम पत्ती भी डाल देते हैं 3 चम्मच। और चीनी, मिक्स चाय है ना, मिक्स चाय है, हाँ। क्योंकि ये एवरीडे वैसे थोड़ा सा मतलब जो हाँ, इसकी चाय खुद भी होती है मीठा खुद भी होता है, थोड़ा मीठा थोड़ा होता है, सा, तो मेरे ख्याल से 2 चम्मच सही रहेगी। ठीक है मिले, आपने पीनी है ये चाय, ठीक है 2 चम्मच। मैं तो चीनी के बगैर पीती हूँ, लेकिन चलें डाल दें हाथ में। मैं और अर्मिला क्योंकि आज जरा मीठा पी वेट लेते हैं। कॉन्शियस लोग हैं, अच्छा, तो हम मैं वो सोचती थी कि विदाउट चीनी शुगर बाद में डाल दें। शुगर बाद में डाल अपने देते हैं। जिसने नहीं पीनी, वरना क्यों खुद भी जो है एवरीडे वो थोड़ा सा वो होता है, मीठा होता है बिल्कुल। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। जब इसमें आ जाएगा जोश तो हम इसमें डाल देंगे एवरीडे का एक सुनते ये जो टी है, जैसे कहते हैं कि एवरीडे से सेपरेट नहीं बनती। अगर आप अच्छे तरीके से बनाएं और आपको सही से टी बनाने का प्रोसीजर आता हो तो मिक्स टी ज्यादा टेस्टी बनती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, ऐसा ही है। तो हम इसके अंदर से अदरक मुझे ला दीजिए थोड़ा सा, हमने इसके अंदर डालना है क्योंकि ये वार्मिंग टी होगी। वार्मिंग टी। अच्छा, अर्मिला मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बालों का एक मिथ है, ठीक है, जो रिसेंटली मेरा ब्रेक हुआ है कि कहते हैं कि इस तरह के शेड्स आ गए हैं अब नए कि जो डायरेक्ट लिफ्टिंग है या उसके अंदर कोई भी जो है, मतलब पहले जो है ब्लीचिंग से बिल्कुल आपके बाल खराब हो जाते हैं। बाकी मैंने डिफरेंस देखा है कि उतने तबाह नहीं होते हैं आपके बाल, लेकिन इज इट पॉसिबल कि आपके बालों को किसी केमिकल से एक्सपोज किए बगैर उनका रंग हल्का कर दिया जाए? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी आपने पिगमेंट इन्फ्यूज करनी है, आपने पिगमेंट इंट्रोड्यूस करनी है इन द हेयर शाफ्ट, तो आपने एक लेयर को पेनिट्रेट करना है जो आउटर लेयर है बाल की। एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि क्यूटिकल है, उसके बाद एक बाल की अपनी लेयर आती है और उसके बाद आप उसकी कोर के अंदर जाते हैं जहाँ पे कलर होता है। तो अगर आपने वहां तक पहुंचना है तो आप कभी भी मेरे ख्याल में उसकी ओपनिंग को ब्रेक किए बगैर अपनी पिगमेंट को इन्फ्यूज नहीं कर सकते। और जैसे जो आजकल कलर्स आए हैं वो कहते हैं कि हम कट डाउन नहीं करते हैं, ब्लीचिंग नहीं करनी पड़ती है, वो सही है। थोड़ी सी बेहतर टेक्नोलॉजी जरूर हो गई है। हम ये नहीं कह सकते लोगों को कि वो कलर ना करवाएं अपने बालों को, कलर जरूर करवाएं, सब करवाते हैं, बट ये है कि चॉइस आपकी ऐसे ही शेड्स होने चाहिए जिसमें कट डाउन ना करना पड़े। बिकॉज कट डाउन के अंदर पहले वो ब्लीच करते हैं, बाल को कम्प्लीटली ब्लीच कर देते हैं, तो बाल में से लाइफ खत्म हो जाती है। बाल आपने देखा होगा बाद में लोग कहते हैं कि हमारे बाल टूट रहे हैं, रूखे हो रहे हैं, बिल्कुल ब्रिटल हो जाता है बाल, ऐसे बहुत आसानी से टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, परमानेंटली वो बाल डैमेज हो जाता है। वो बाल जब तक आपकी रूट से नया नहीं निकलेगा, बाल जैसा नाखून है वो जब निकल गया तो निकल गया, खराब हो गया तो हो गया, जो जब तक वो नई ग्रोथ नहीं होगी वो सही नहीं होता। आप उसमें जितना मर्जी ऑयल लगा लो या जितना मर्जी उसको डीप कंडीशनिंग करो, टेम्पररी थोड़ी सी बेहतरी आती है, बट बाल आपका परमानेंटली डैमेज हो जाता है। ठीक। अच्छा अर्मिला, मुझे बताएं, बाल तो खराब हो गए, ठीक है, अब हम उन्हें ठीक कैसे करें? सुंदर, देखिए बालों के डैमेज होने की अगर तो केमिकल रीजन है तो फिर तो वो बाल जब तक आपका निकलेगा नहीं, आप उसको कटिंग नहीं कराओगे या जब तक उसकी ट्रिमिंग नहीं होगी, वो बाल वैसे का वैसे ही रहता है। लेकिन ये कि आप डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत अच्छी सी अभी हेयर मास्क आ गए हैं, मार्केट में अवेलेबल है, आप वो यूज कर सकते हैं। लोग योगर्ट भी लगाते हैं, उससे हेल्प हो जाता है। लोग मेहंदी लगा लेते हैं, उससे डीप कंडीशनिंग हो जाती है। ऑयलिंग कर लेते हैं। ये तमाम चीजें प्रैक्टिस में हैं। लेकिन अगर बालों की रूट्स वीक हैं,
और आयरन डेफिशिएंसी है या थायराइड के इश्यूज हैं या फिर प्रेगनेंसी के बाद बाल गिर रहे हैं और या फिर सर्जरी के बाद बाल गिर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में ये सिंपल लगाने वाली चीजों से हेल्प नहीं होती है। अच्छा अमीला, आपसे मैं एक और चीज भी पूछना चाहूंगी। PRPs एक नई चीज आई है जिससे आपके बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं क्योंकि हमारी जो है चाय वो बॉईल होगी, इसमें कितना अदरक डालूं? बिल्कुल 2 से 3 जो है आप इसमें तकरीबन हम 3 कप अपने ली है, हाँ। तो 2 से 3 इसमें काफी ये हैं। एक और ये दो एक और ये 3, ठीक है। अभी हल्का सा इसके अंदर जब इसकी महक आ जाएगी तो हम इसमें एंड में जो है वो एवरीडे का 1 साशे भी डाल देंगे। जी हाँ जी, जो बाल डैमेज हो, जो रूट्स डैमेज हो गई हैं उनको बेहतर करने के लिए PRP इज अ वेरी गुड प्रोसीजर। उसके लिए मल्टीविटामिन्स भी ऐड करवाते हैं आपकी डाइट के अंदर, आपकी रूटीन के अंदर। हम कहते हैं कि खाने पीने में एहतियात करें, प्रोटीन्स अपना इंटेक बेहतर करें, अंडा इस्तेमाल करें, इसके अलावा फ्रेश फ्रूट्स, जूसेस वगैरह पिएं। वो तो डेफिनेटली पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट होता है ये लाइफस्टाइल चेंज करना। डैमेज ना करें बालों को, बहुत ज्यादा कलर ना करें जिस जमाने में बाल गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेटनिंग ना करवाएं, ब्लो ड्रायर ना करवाएं, जो हम लोग हर वक्त आयरन यूज कर रहे होते हैं वो ना यूज करें। इसके अलावा PRP इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। अभी आपने जो जिक्र किया, PRP क्या चीज है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है, मतलब आपके खून के अंदर अल्लाह ताला ने प्लेटलेट्स एक सेल रखे हुए हैं, उसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, छुपे हुए ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो जाके आपकी बालों की रूट्स में जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं तो आपकी बालों की रूट्स को वो रिवाइव करते हैं। जैसा सुंदर आप कह रहे थे कि 1 साल से पुरानी जो रूट डैमेज हो जाती है या हेयर फॉलिकल डैमेज हो जाता है वो रिवाइव नहीं हो सकता। हाँ, ये भी आप मुझे बताइए कि 1 सेकंड, हमारी चाय जो है साथ साथ बन रही है, 1 साशे में इसके अंदर डालूंगी। मेहरीन, आपने मेरी हेल्प करनी है कि जब आप 3rd स्टेप इसके अंदर कर रहे हो तो फिर क्योंकि ये पाउडर्ड मिल्क है तो इसके जल्दी से क्लॉट्स बन जाते हैं, तो आपने ये डालते हुए इसको हिलाते जरूर रहना है ताकि स्टिर करते रहें। हाँ, स्टिर करते रहें ताकि ये जो है इसके क्लॉट्स ना बने और आपकी चाय जो है जैसे एवरीडे प्रॉमिस करता है खालिस, गाढ़ी और खूबसूरत सी, वैसी ही बन जाए। ये हमने इसके अंदर 1 साशे डाल के थोड़ा इसके बैक पे भी लग गया है वो भी, हाँ इसके अंदर मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो पीछे से पीछे है ना, हाँ जा नहीं रहा, मैं करती हूँ कि पीछे अगर इसके लग जाए मेरी तरह तो आप उसको वापस अंदर डाल दीजिए। शाबाश। मैं यहाँ पे ऑफिस में जो है एवरीडे की टी ज्यादा जो है तो यूज होती है, जैसे हम ऑफिस में होते हैं और बहुत आसानी से बन जाती है, तो ऑफिस आवर्स में जो है तो नॉर्मल टी की जगह एवरीडे जो है वो ज्यादा मैं तो बहुत प्रेफर करती हूँ। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो इजी टू यूज है ना, जल्दी से अवेलेबल होती है। फिर केटल रख ली आपने, पानी गर्म किया और आपने 2 चम्मच डाले तो टी आपकी रेडी हो गई। बिल्कुल, लेकिन आप इसकी खास मिक्स चाय भी पीजिए, मैं तो यही रेकमेंड करूंगी आपको। थोड़ा सा दूध हम और डाल देते हैं। हाँ। अच्छा सुंदर, यहाँ पे वो चाय में एक चीज की कमी महसूस हो रही है, चाय वाला तो हम चाय वाली से नहीं गुजारा होगा, चाय वाली आज चाय वाला बहुत मशहूर हो गया भाई, वो आजकल फैशन शोज कर रहे हैं, वो हमारे लिए वो बहुत बड़े लोग हो गए, वो चाय वाला उनका लेवल अब नहीं रहा, वो हमसे जो है ना बात नहीं करते। हम थोड़ा सा इसके अंदर और डालेंगे क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग चाय बनाती हूँ तो हमें हमेशा थोड़ा सा ज्यादा यूज करना पड़ता है। ठीक है जी, ये भी इसके अंदर डल गया। जी अमीला, आप मुझे बताइए। जी, PRP के ऊपर बात कर रहे थे। बस सुंदर, उसका ट्रीटमेंट का जो बेसिक, अगर आप उसकी मेरे से पूछें कि उसके बिहाइंड साइंस क्या है, तो वो साइंस यही है कि वो प्लेटलेट्स को हम लोग यूज करते हैं ताकि वो आपके बालों को रिवाइव कर सके। आपके जो डैमेज हेयर फॉलिकल्स हैं या जो डेड हेयर फॉलिकल्स हैं उसके अंदर आपके जो ग्रोथ साइकिल है उसके अंदर दोबारा से बालों को वो डाल देता है और रिवाइव करता है। ये कौन लोग करवा सकते हैं PRP? सिर्फ वो लोग, उन लोगों के लिए जरूरी नहीं है कि वो PRP करवाएं जिनके बाल वाकई बहुत ज्यादा डैमेज्ड हैं या खराब हो चुके हुए। अगर आप बालों को मेंटेन भी करना चाहते हैं, एक हेल्दी बाल रखना चाहते हैं, तो भी आप साल में 1 या 2 दफा ये ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। इसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब आप भी करवा सकती हैं क्योंकि बालों में कोई बीमारी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। यू जस्ट वांट टू मेंटेन हेल्दी हेयर ग्रोथ और हेल्दी साइकिल, तो वो लोग भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जिनके बहुत ज्यादा अक्सर बाल गिरते रहते हैं, छोटी सी स्ट्रेस के साथ हेयर फॉल शुरू हो जाता है या बहुत फ्रीक्वेंटली वो कलर करवा रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं बाल, ऐसा वो लोग भी करवा सकते हैं क्योंकि इससे उनकी ग्रोथ बहुत बेहतरीन रहती है। लेकिन जो लोग इसको किसी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह हेयर फॉल हो रहा है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस है या पॉलीसिस्टिक ओवरीज है और साथ में हेयर फॉल हो रहा है, या फिर कोई लाइकन प्लैनस की बीमारी हो गई थी या एलोपेशिया एरिएटा जो बालचर की बीमारी हो जाती है, कॉइन की तरह बाल उतर जाते हैं, अगर वो लोग करवाते हैं तो उनके लिए फिर हम उनको एक साइकिल बना के देते हैं कि आपने ये साइकिल एवरी मंथ रिपीट करना है। मतलब साल में 1 या 2 दफा से उनका गुजारा नहीं होता। ऐसे लोगों को हम लोग एवरी मंथ ट्रीटमेंट करते हैं, महीने में 1 दफा या 6 वीक्स में 1 दफा हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं।
अच्छा, जबरदस्त। बिल्कुल। और इसके साथ सुंदर आपको मैंने हेयर प्रोटीन्स के बारे में भी बताया था कि जो प्रोटीन फिलर्स हैं, प्लीज इसको कंफ्यूज ना करें विद द केराटिन ट्रीटमेंट और द प्रोटीन ट्रीटमेंट जो कि पार्लर्स में होती है। नो, इट्स नॉट द सेम। ये स्पेशल रिसर्च प्रोडक्ट है जिसके अंदर प्रोटीन्स की को बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिवाइड किया गया और छोटे छोटे उसके अमाइनो एसिड्स जो उसकी एक बेसिक यूनिट होती है प्रोटीन्स की, वो आपके बालों के लिए निकाली गई है। ऐसी प्रोटीन्स जो हेयर ग्रोथ में ही हेल्प करती है, वो भी लगाए। वो प्री फिल्ड इंजेक्शंस की फॉर्म में आते हैं जिस तरह से फिलर्स आते हैं। अच्छा। वो भी अगर आप अपने बालों में यूज करवाते हैं तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। बालों में साइकिल बहुत बेहतरीन हो जाता है हेयर ग्रोथ का। अच्छा। बाल जो है रिवाइव बहुत अच्छे हो जाते हैं और बालों की हेल्थ बहुत बेहतरीन हो जाती है। अच्छा, सबसे तो जिनके रूखे सूखे बाल हैं उनके लिए भी ये जी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सारे इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स हैं, मतलब इसको इंजेक्शन की फॉर्म में ही ट्रीट किया जाता है सुंदस। अच्छा, सर के अंदर इंजेक्शन जी लगेंगे? बिल्कुल, इंजेक्शंस लगते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज लोगों को पता चाहिए कि ये कोई अप्लाई करने वाली ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें बालों में इंजेक्शन ही लगता है। लेकिन हम लोगों की कोशिश यही होती है कि जितना पेन फ्री प्रोसीजर को बना सके या जितना कंफर्टेबल प्रोसीजर को बनाए, उतना कंफर्टेबल हम प्रोसीजर को बनाते हैं। जबरदस्त, थैंक यू। ये इतने हम लोगों ने जो है ना आई थिंक तो डिटेल शेयर की है। हमारी तो अपॉइंटमेंट भी आप नोट कर लें क्योंकि है ना, मैं तो देखा, बालों मैं के लिए convince बहुत ही हो ज्यादा गई। हम तो मैं सिर्फ मेंटेन के माशाल्लाह आपके बाल भी बहुत खूबसूरत है। और ये आपने देखा अपनी कितनी नफासत से, कितनी खूबसूरती से इसके अंदर चाय डाली है बगैर कुछ गिराए। मैं चाय वाली बन गई हूँ, बस देख ले हैं। और इतनी celebrity बन गई। है ना, अब सेलिब्रिटी बन गई। आप भी हमें छोड़ देंगी हैं? आप भी नहीं आएंगी यहाँ पे? नहीं, क्यों नहीं आएंगे। लेकिन आपको मैंने बनाना सिखाई एवरीडे की खास मिक्स चाय। और जो भी कहता है कि एवरीडे से मिक्स चाय नहीं बन सकती, वी हैव प्रूवन दैट रॉन्ग। हमारे पास जबरदस्ती चाय बन गई है। मतलब इसमें नहीं बना ना, क्योंकि वही मैंने कहा ना कि आपको उसको साथ साथ properly mix मिलाना होना है, तो वो जब उसके अंदर मिक्स हो जाता है तो उसकी बहुत ही जबरदस्ती चाय बन जाती है। अभी हम ये चाय सबको ट्राई भी कराएंगे, तो आप लीजिए एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू मेहक मॉर्निंग। हम आपको बताने जा रहे हैं मेहरीन फेमस डाइट प्लान्स। जी मेहरीन। बिल्कुल सुंदर, जैसे हमने सारे प्रोग्राम में जो है हमने बात की, मैंने कहा वो एक मुहावरा होता है, वो कूजे में दरिया बंद करना। तो वो जो हम इतनी देर से बातें कर रहे थे उन तकरीबन तमाम जो मेजर जो बेनिफिट्स थे उनको मैंने एक जगह पे कर दिया कि अदरक लहसुन दोनों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं हाइपरटेंशन के लिए, यानी वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा नौजिया यानी कि एक फीलिंग होना, जो मतली होना जो लोगों को होती है, ये फीमेल्स में बहुत कॉमन होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मॉर्निंग सिकनेस जो होती है, ओबेसिटी, पेन और हेडेक जो है। फिर ऑयल जो हम डिफरेंट किस्म के हम कह रहे हैं कि ऑयल बहुत ज़्यादा बनते हैं जिंजर के साथ में, उसकी थोड़ी सी रेसिपीज हमने रखी हैं। हाइपरटेंशन के लिए आपने क्या करना है कि सर्दियां हैं, आपने 2 कैरेट्स लेनी है, सही जो रेड वाली जूसी होती हैं। इसके अलावा 2 एप्पल्स आपने लेने हैं, एक आपने 1 क्लोव लेना है गार्लिक का, 1 इंच आपने लेनी है जिंजर, उसको छील के इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है, यानी कि 2 कैरेट और एप्पल का जूस निकाल के, और दिन में 2 दफ़ा आपने जो है तो यूज़ करना है, एक दफ़ा सुबह, एक दफ़ा शाम में। उससे ये होगा कि आपकी नेचुरल तरीके से जो आपकी हाइपरटेंशन है किसी भी पेशेंट की, वो आपकी रिलीफ हो जाती है। दूसरा, जिन लोगों को मॉर्निंग सिकनेस, नौसिया या वेट लॉस का जो होता है, उसमें उन्होंने क्या करना है कि 2 कप आपने लेना है पानी, इसको अच्छे से आपने बॉईल करके 1 इंच आपने जो है तो जिंजर लेनी है छोटी छोटी काट काट के, और 1 टीस्पून आपने डालना है हनी के लिए, विटामिन सी की बहुत अच्छी सोर्स है। चीनी आपने यूज नहीं करनी। और जब लास्ट में रेडी हो जाता है, आपने ड्रिंक बना लिया, तो 2 ड्रॉप आपने लेमन के ऐड कर दिया जस्ट उसको थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए। ये ड्रिंक भी आप दिन में 2 से 3 मरतबा, हेडेक के लिए, पेन जैसे मैंने कहा कि स्पोर्ट्स वाले लोगों को या जिम वाले लोगों को अगर कोई मस्कुलर पेन है, वहां पर भी आप दिन में 2 से 3 मरतबा इसको आराम से यूज कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे ये कितना इफेक्टिव है। हेयर ऑयल आपने किस तरीके से बनाना है, 1 इंच आपने लेना है अनियन, नॉर्मल प्याज आप ले लें बिल्कुल छोटा सा 1 पीस, 1 इंच आपने ली जिंजर के छोटे से पीसेस, 5 आपने लिए गार्लिक के जो है। इसके साथ में आपने ले लिया यहाँ पे ये लहसुन जो है आपने उठाना है, ठीक है, गार्लिक। हाँ जी। फिर आपने इसके साथ में आपने लिया 4 टेबलस्पून आपने ओलिव ऑयल जो नॉर्मल हम यूज करते हैं वो आप लेंगे। 4 टेबलस्पून आपने ग्रीन टी बनी हुई वो आपने यूज करनी है, और 2 टीस्पून आपने इसमें नॉर्मल जो खाने का जीरा होता है वो आपने ऐड करना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें ऑयल में, और अपने मतलब सर पे लगा के, और तकरीबन 1 घंटा आधा घंटा, अगर आपके बाल ज्यादा ऑयली हैं तो 2 घंटे तक भी आप लगा सकते हैं, और ड्राई हेयर हैं तो ओवरनाइट आप लगा के छोड़ दें।
सो जाएं हेड कवर करके, सुबह में आप फिर देखें कि आपके बालों में क्या शाइन आती है, आपके जो बाल गिरना बंद होते हैं और जो ग्रोथ होती है। बेसिकली जिंजर जो है बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हेयर ग्रोथ के लिए। तो वो तमाम जो मेरी सिस्टर्स कहती हैं कि अब बाल कैसे लंबे किए जाते हैं, सब कुछ, तो वो बिल्कुल आप इसको अच्छे से मसाज करके आप छोड़ें। बालों का राज मुझे लगता है यही आज चीज़ वही है। चीज हमने जो है तो शेयर कर दी। अक्सर पूछते हैं लोग कि क्या होता है, तो वो आपने बस ऑयलिंग पे आपने ज्यादा फोकस रखना है। और ऑयलिंग भी ये नहीं कि कोई एक सा ऑयल आपने उठा लिया, ऑयल में भी अगर आप इन चीजों का थोड़ा थोड़ा आप एडिशन रखेंगे तो उसकी अफादियत कई गुना बढ़ जाती जाएगी। है। अच्छा, एक मसला जो आजकल आ रहा है ना, इस पर आपने बताया ना कि आपने रेड कैरेट्स लेनी है। आजकल कोई फ्रूट आपने देखा होगा फ्रेश नहीं आ रहा है, मतलब वो येलो हैं या बेचारे मुरझाए हुए हैं। मैंने अभी किनू भी देखे जो आए, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि बारिशें नहीं हो रही। अभी ये जो बिल्कुल विंटर्स में जो है हमारे पास ये रेड कैरेट्स साल का वो वाहिद एक सीजन होता है जहाँ रेड, जब हम वो हलवा बनाना शुरू कर देते हैं, गाजर का हलवा, गजरेला, पर और दुआ करें- गजरेला वाले दिनों में आपने ये जूस बनाना है और बस बिल्कुल आपने पीना बिल्कुल। है। विनीन, हम आ जाते हैं एक आखिरी चीज मैं पूछना चाहूंगी, फिर हम वाइंड अप कर रहे हैं। अर्मिला, मुझे बताएं, आप अभी मुझे ऑफ स्क्रीन बता रही थी कि किस तरह बनाते हैं एवरीडे की चाय, आप कैसे बनाती हैं? आपने इसमें पाउडर ऐड किया था ना सुंदस, क्योंकि लोग थोड़ा सा डरते हैं कि पाउडर से कैसे बनेगी, तो मैंने आपको वही बताया कि अगर थोड़े से पानी के अंदर उसको ऑलरेडी मिक्स कर लेना, तो ये ऐसे ही, मैं जब ये मिक्स टी का था तो मैं तो ऐसे ही चाय बनाती हूँ। जबरदस्त। देखें, आपको हमने हल इतना बता दिया। सबको थोड़ा सा पानी के अंदर आप उसको जस्ट, ताकि आपका ठीक, अच्छी लगी आपको? ये हमारी बहुत चाय? अच्छी चाय बनी है Thank you. जिंजर वाली, इट्स वेरी नाइस। थैंक यू सो मच अर्मिला, थैंक यू। मैं Thank you आप so हमेशा much. अच्छी चीज, और मैं कहती हूँ आप लोग को कभी भी कोई फायदा हो हमारी बातों से, हमें दुआ जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस प्रोग्राम के लिए